हेलो हाय वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। आपको मालूम होगा कि यूपी पीसीएस आपका जो 2022 का प्रीलिम्स है ये अप्रोचिंग है। 12 जून को एग्ज़ाम है, 12 जून को। ठीक है, तो बहुत ही कम समय बचा है और इसी क्रम में यूपी पीसीएस के लिए हम एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं, क्रैश कोर्स फॉर 60 डेज। ठीक है, 60 डेज। इसमें क्या है कि आपको वीडियो जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी, कोई चार्जेस नहीं है। वीडियोज आर टोटली फ्री एंड पीडीएफ्स आर पेड एट अ मिनिमल कॉस्ट ऑफ ₹250। and if you want to subscribe this you can pay over 7827530282 on फोन पे, पेटीएम और गूगल पे। ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो से भी तैयारी कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ अप टू यू, इफ़ यू वांट यू कैन। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे उसकी बात कर ले। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। अप्रैल मंथ का 13 तारीख तक का करंट अफेयर, टोटल 13 दिन का हम आज देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए? क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में हर साल का आप हमने वो एक जो स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाई है, तो आप देखेंगे 40 के आसपास क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 150 में 40 जो है बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर को हम बहुत ढंग से करने वाले हैं। ठीक है, अप्रैल मंथ करेंगे, उसके बाद अप्रैल से बैकवर्ड जाते हुए मार्च करेंगे, फेब करेंगे, जनवरी करेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्ड होगा। मार्च, फेब, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये डिटेल करंट अफेयर हम देखेंगे। उसके बाद जो है दिसंबर से पीछे 6 महीने का, जुलाई 2021 तक हम वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर देखेंगे। तो पूरे एक साल का करंट अफेयर हम रफली करेंगे कि आप ये 40 क्वेश्चंस में से मिनिमम आप 35 सही करके आए। ठीक है, तो यही हमारी रणनीति होगी। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर ऑफ अप्रैल मंथ। ठीक, चलिए। तो सबसे पहला टॉपिक आपका अप्रैल मंथ का है नादाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। तो क्या है ये नादाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट? तो इसको होम मिनिस्ट्री ने, बेसिकली कहें तो होम मिनिस्टर ने 10 अप्रैल को लॉन्च किया था। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ऑफ गुजरात डिस्ट्रिक्ट। ठीक, गुजरात स्टेट। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। यहाँ पे ये खोला जा रहा है। ठीक है, टू स्ट्रेंथन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। तो वहाँ पे नए एवेन्यूज, मॉल, पार्क्स वगैरह सब खोले जाएंगे जिससे टूरिज्म को बूस्ट मिल सके। ठीक है, और लोकल जो भी कुजीन वगैरह है, सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो इसका पर्पज 3-4 काम और होंगे इसके थ्रू। ठीक है, एक तो ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा, उसके साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा लोकल्स में, और जो है इट विल ऑल्सो स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन द बॉर्डर ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो उनका माइग्रेशन, क्यों माइग्रेशन कम होगा? जब उनको वहीं जॉब मिलेगी तो उनको और कहीं जॉब करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको पता है कि अ कंट्री दैट इज इंडिया इज सैंडविच बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। क्या है गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल? तो ये बेसिकली ये ड्रग नेटवर्क, ड्रग एरिया है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ड्रग जो है इन्हीं 2 एरियाज में सप्लाई होता है। तो ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और जो है ये ईरान वाला एरिया है। तो ये एरिया, इसको जो है गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इस एरिया को। ठीक है, इस एरिया को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और ये लाओस, म्यांमार, कंबोडिया वाला एरिया है, इसको गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जानते हैं। ये क्रिसेंट है। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो है ओपियम और हीरोइन यहीं से आती हैं, जिसकी वजह से इंडिया भी परेशान है काफ़ी। ये आपके जो बॉर्डर एरिया वाले जो स्टेट्स हैं, खासकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे काफ़ी ड्रग्स जो है यहाँ से सप्लाई होती है, तो इसमें भी रोकथाम मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, नादाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे ये वाला पॉइंट जो हमने आपको बताया है, ये आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन पूछ ले कि क्या है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है आपका जो है ड्रग कैटल का एक नेटवर्क है, कहाँ पे फैला हुआ है? तो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में। और गोल्डन क्रिसेंट वाला साउथ ईस्ट एशिया यानी म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, वियतनाम, ये वाला एरिया, लाओस, इसमें फैला हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और ये मेंस में भी आपके काफ़ी मदद करेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। माइक्रोप्लास्टिक्स न्यूज़ में रहा। क्यों न्यूज़ में रहा? कावेरी में तो एक स्टडी की थी IISc बेंगलुरु, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। राजस्थान पीसीएस ने, आरपीएससी ने इस बार एक क्वेश्चन पूछ लिया कि IISc बेंगलुरु का फाउंडर कौन था। ठीक है, मतलब किसके द्वारा फाउंड किया गया, या किसकी जो है ये ब्रेन चाइल्ड किसका रहा है? तो ये टाटा जो है, जमशेदजी टाटा हैं, इनका ब्रेन चाइल्ड है IISc बेंगलुरु को वो फाउंड करने के लिए। अगर आपको IIM अहमदाबाद पूछ लिया, IIM अहमदाबाद, तो ये किससे रिलेटेड? अभी एक मूवी आई थी, सीरीज है बेसिकली, रॉकेट बॉयज के नाम से। किसके ऊपर है ये? तो इनके
आपके जो जो मेन रॉकेट साइंटिस्ट थे, एक तो भाभा हैं, ठीक है, भाभा, और दूसरे कौन से हैं, दूसरे का नाम बताइए, दूसरे जो हैं जिनके नाम पे स्पेस सेंटर है, तो दूसरे पर्सन हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को आप लोग जानते ही होंगे कि रॉकेट्स में या मिसाइल टेक्नोलॉजी के फादर कहे जाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई ने अपनी पत्नी के लिए, जिनका नाम था मृणालिनी कुलकर्णी, मृणालिनी साराभाई, इनके लिए जो है IIM अहमदाबाद बनवाया था। तो विक्रम साराभाई IIM अहमदाबाद से रिलेटेड हैं, IISc बेंगलुरु से आप जो है जमशेदजी टाटा का नाम जोड़ेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे, कभी भी पूछ सकता है। इस बार RPSC ने, RS ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो ये माइक्रोप्लास्टिक की जो स्टडी कावेरी में मिली है, तो ये IISc बेंगलुरु ने ही एक जो है स्टडी कंडक्ट की थी। तो इन्होंने पाया कि दैट पॉल्यूटेंट्स लाइक माइक्रोप्लास्टिक माइट बी कॉजिंग ग्रोथ डिफेक्ट्स लाइक स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, उनकी जो स्केलेटल्स हैं या कंकाल तंत्र उनमें डिफॉर्मिटीज हो सकती है हड्डियों में, फिशेस के, ऑफ द कावेरी रिवर। द स्टडी हैज बीन पब्लिश्ड इन द जर्नल नेम्ड, तो किस जर्नल में पब्लिश की गई, तो इकोटॉक्सिकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी के नाम के जर्नल, जो कि IISc बेंगलुरु का है, इसमें ये स्टडी पब्लिश की गई, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, ये ध्यान दीजिएगा। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक आर बेसिकली स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक लेस देन 5 mm, ठीक है, या 0.2 इंचेस इन लेंथ, ठीक। माइक्रोप्लास्टिक्स आर प्रेजेंट इन अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक कॉस्मेटिक टू सिंथेटिक क्लॉथिंग, प्लास्टिक बैग, बॉटल्स एक्सेट्रा में, ठीक है। आप हमको बताइए कि माइक्रोप्लास्टिक्स, हमने तो बता दिया कि इनका साइज क्या होता है, क्या होते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी में और सेकेंडरी में। तो इनमें क्या अंतर है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स में, ये कमेंट में बताइए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। UPPSC में नहीं तो UPSC में ये पूछ लेगा, अगर आप लोग UPSC दे रहे हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये कमेंट में बताएं, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं आपको बता तो सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप एक बार सर्च करेंगे तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है अगेंस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्या है ये CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट? तो ये बेसिकली जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि कस्तूरी रंगन कमेटी के सिफारिश पे आई थी 2020 में, इन्होंने प्रपोज किया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इन इंडिया, सबके लिए एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा एडमिशन के लिए, उसमें एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली है, ठीक है। तो इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनका तो करिकुलम पूरा अलग होता है, करिकुलम पूरा अलग होता है, तो ये उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे इन कंपेरिजन टू जो अदर स्टूडेंट्स हैं, तो इनको जो है नुकसान होगा। इसलिए इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और इसका अपोज किया। CUET का किसने अपोज किया, तो CUET का। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि CUET का अपोज कौन से स्टेट ने किया, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के खिलाफ कौन सा स्टेट है। तो एक न्यूज़ और आई है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक जो है एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, अभी लॉन्च की है अप्रैल में ही, खुद की एक एजुकेशन पॉलिसी, किसके रिस्पॉन्स में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके रिस्पॉन्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप ध्यान रखेंगे। 12 अप्रैल आपको पता है, तो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, किस रूप में, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस इन फ्लाइट के तौर पे 12 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था ऐसा, तो बेसिकली यूरी गागरिन जो थे सोवियत यूनियन को, इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैरी किया था, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा मिशन था, मिशन का नाम था वोस्टोक 1 मिशन। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, वोस्टोक 1 मिशन। ही कंप्लीटेड 1 ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट फॉर ओवर 108 मिनट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 12 अप्रैल आप ध्यान रखेंगे, यूरी गागरिन। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तीसरी न्यूज है इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन श्रृंगला। आपको सबको पता है कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला हैं अभी प्रेजेंट में, लेकिन ये 31 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको नया चार्ज दिया जा रहा है, कौन सा, इंडिया चीफ G20 कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो आपको पता है कि 2023 में G20 की जो होस्ट है वो इंडिया रहेगी। 2023 का होस्ट जो है G20 का इंडिया होगा, G20 का होस्ट कौन होगा, इंडिया होगा, ठीक है। तो इस वजह से इनको जो है कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है, किसको, हर्षवर्धन श्रृंगला को। अब ये फॉरेन सेक्रेटरी के पद से तो रिटायर हो रहे हैं 1 मई को, ठीक है, इन्होंने जो है 31 अप्रैल 2022 को अपना जो है चार्ज जो है छोड़ देंगे, ठीक है। 1 मई से ये वाला G20 के कोऑर्डिनेटर का चार्ज संभालेंगे, ठीक है। तो इसके
इस पे जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे नए बने हैं इनके जगह पे ये विनय मोहन क्वात्रा हैं, ये नए फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक तो आपका नए फॉरेन सेक्रेटरी पता चल गया, हर्षवर्धन श्रृंगला अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, रिटायर हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इंडिया के G20 कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं, और इंडिया 2023 में G20 को होस्ट करेगा, ठीक है, G20 को होस्ट करेगा। तो अभी 2021 का G20 हुआ था, इसका होस्ट कौन था, इसका होस्ट था इटली। आपको सबको पता है कि इटली 2021 के G20 का होस्ट था, और 2022 वाला जो G20 होने वाला है इसको होस्ट करेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है, और बहुत ही लंबा फैला हुआ है, पहले सुमात्रा आइलैंड, फिर जावा आइलैंड, ठीक है, जावा, उसके बाद बाली, ठीक है, बाली, इसके बाद ये पपुआ न्यू गिनी वाला आधा पार्ट, ये इंडोनेशिया पूरा फैला हुआ है, आपको पता है इतना लंबा है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया ने कंसर्न भी दिखाया था, आपको पता होगा कि 2021 वाला जो G20 की मीटिंग हुई थी इटली में, उसमें वहीं से इंडोनेशिया से ही वहाँ के पीएम ने पानी में समुद्र में खड़े होकर अपनी फोटो शेयर की थी। किस लिए की थी कि इंडोनेशिया जो है समुद्र में डूब रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का संकेत दिया था, क्लाइमेट चेंज का, कि जो है समुद्र बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो इस पे कंसर्न दिखाया था फोटो शेयर करके। और इंडोनेशिया का पता भी है आपको कि इंडोनेशिया जो है ये आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, और इस तरह से ये बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है, ये पपुआ न्यू गिनी वाला है, आधा रीजन ये इंडोनेशिया का है, ये इंडोनेशिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये वाला पपुआ न्यू गिनी का ये वाला पार्ट इंडोनेशिया का है, ठीक है। तो यहाँ इनकी जो है ये सुमात्रा है, सुमात्रा, ये जावा है, ठीक है, ये बाली है, ठीक है, ये अदर आइलैंड्स हैं, सुमात्रा, जावा। तो जावा में ही इनकी जो कैपिटल थी जकार्ता, जकार्ता से ये अपनी कैपिटल मूव करके यहाँ कालीमत्तन ले आ रहे हैं, बोर्नियो आइलैंड के कालीमत्तन पे, बोर्नियो में कालीमत्तन जगह का नाम है, और स्पेशल जहाँ पे इनका नया जो वो बन रहा है कैपिटल, उस जगह का नाम है, कहा जाएगा उसको नूसंतारा कहा जाएगा, नूसंतारा, ठीक है। तो याद रखिएगा बोर्नियो आइलैंड पे कालीमत्तन में नूसंतारा पे इनका नया कैपिटल बना दिया गया है, किसका, इंडोनेशिया का। तो ये आपकी करंट की न्यूज है, ढंग से इसको याद रखेंगे। और 2022 का जो है G20 का 2022 का G20 होस्ट होगा ये, ठीक है। तो सारी न्यूज़ इंटर रिलेटेड हैं, आप देख सकते हैं कि 2021 में इन्होंने फोटो शेयर की थी, क्यों, क्योंकि ये जो है इनका जकार्ता जो है ये पानी से डूब रहा है, ठीक है, काफ़ी यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ गया है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी कैपिटल भी चेंज की है, तो वही कंसर्न था, इसी वजह से वो पानी में खड़े होकर अपनी पिक्चर शेयर किए थे। और 2022 का G20 भी यही होस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू स्पेस डेब्रिज, जो स्पेस का कचरा होता है, क्यों, कौन सा कचरा होता है, कैसे होता है, तो ये जो फ्लाइट्स लॉन्च की जाती हैं, मिशंस लॉन्च किए जाते हैं स्पेस में, ठीक है, जैसे चंद्रयान हो गया या कोई और मिशन हो गया, तो इसमें जैसे कोई मिशन फेल हो गया तो उसके जो कचड़े हैं या जो डेब्रीज हैं वो वहीं स्पेस में घूमते रहते हैं, ठीक है, स्पेस में घूमते रहते हैं, तो उनको स्पेस डेब्री कहा जाता है। तो अभी नासा की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो डेब्री हैं, स्पेस डेब्री हैं, ये रिड्यूस्ड हो गई हैं टू द लोवेस्ट लेवल इन द लास्ट 4 ईयर पीरियड, की 4 साल में सबसे कम हुई हैं इस समय, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा गया कि नासा के मुताबिक स्पेस डेब्री दैट वाज क्रिएटेड आफ्टर इंडिया कंडक्टेड एंटी सैटेलाइट टेस्ट इन मार्च 2019। तो इस एंटी सैटेलाइट टेस्ट का नाम क्या था वो बताइए आप हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप कमेंट में बताइए, नहीं बताते हैं तो जान ही लीजिए। इसका नाम था मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, आप सबको पता है। तो इससे जो डेब्रीज क्रिएट हुई थी, ये कह रहे हैं या तो ये डीके हो गई हैं या डिसइंटीग्रेट हो गई हैं, तो इस वजह से इंडिया का स्पेस डेब्री 4 साल में सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया का एंटी सैटेलाइट टेस्ट जो 2019 में हुआ था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति इज रिलेटेड टू, तो ये एंटी सैटेलाइट मिशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक और इंडिया लर्निंग पॉवर्टी, तो लर्निंग पॉवर्टी होती क्या है, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है इंडिया के लर्निंग पॉवर्टी पे, जो कह रहे हैं कि इंडिया की लर्निंग पॉवर्टी 70% तक बढ़ गई है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा, ये सारी चीजें ये पैंडेमिक से रिलेटेड है, ठीक है, पैंडेमिक का इफेक्ट है। तो लर्निंग पॉवर्टी होती है कि 10 साल तक का बच्चा, ठीक है, जो कि प्राइमरी लेवल का हो, अगर वो सिंपल वर्ड्स को पढ़ने में असमर्थ है या उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो लर्निंग पुअर है, ठीक है, ठीक है, उसको लर्निंग पुअर कहते हैं और इसी को लर्निंग पॉवर्टी बोलते हैं। एज पर द वर्ल्ड बैंक, लर्निंग पॉवर्टी ऑफ इंडिया हैज राइजन टू 70%। लर्निंग पॉवर्टी इज defined by World Bank as the inability of a child to read a simple text by the age of 10, ठीक है। तो इनकी एक रिपोर्ट आई थी, एडू एनालिटिक्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की 2019 में,
stated that in India 55% of the children at the age late primary age यानी 10 साल की उम्र के आसपास are not able to read correctly यानी लर्निंग पुअर है। दिस प्रॉब्लम इंक्रीज ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। और ये बेसिकली ये 55% का 20% इंक्रीज हो गया, तो करेक्ट 70% नहीं कह सकते, तो 5.5 5.5 11 बढ़ गया है, तो 55 में आप 11 जोड़ेंगे तो 67 के आसपास परसेंट जो है लर्निंग पुअर है इंडिया में। वर्ल्ड बैंक ने नियर अबाउट 70 बोल दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली न्यूज है माइक्रो स्विमर्स या माइक्रो बोट्स के ऊपर। तो ये होते क्या है, किस चीज़ के बने होते हैं माइक्रो स्विमर्स, माइक्रो बोट्स, इनका यूज कहाँ किया जाना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम एक एक करके। तो ये 2 डायमेंशनल कंपाउंड होते हैं और ये कार्बन के होते हैं, ठीक है। इनका जो है इनका नाम जो है पॉली कार्बन नाइट्राइड या PHI कार्बन नाइट्राइड भी जानते हैं, जिसको हेप्टाजाइन इमाइड भी बोलते हैं। तो तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे, पॉली कार्बन नाइट्राइड, ठीक है, या PHI कार्बन नाइट्राइड या हेप्टाजाइन इमाइड, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, तो ये दीज माइक्रोबोट्स रेंज इन द साइज फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर्स यानी नैनो फॉर्म में होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। तो नैनो अगर कोई चीज़ है तो उसका काम आप देखते होंगे कि आपका ग्राफीन का भी काम जो है ड्रग डिलीवरी में होता है, ठीक है। तो इसका भी काम ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जाएगा और बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के लिए। आफ्टर बीइंग एनर्जाइज्ड बाय शाइनिंग लाइट देन दे कैन सेल्फ प्रॉपर्ली यानी ट्रेवल कर सकते हैं। Researchers noted that it is possible to make use of light as a form of fuel। इनको ट्रेवल करवाने के लिए टू मूव माइक्रोबोट्स और माइक्रो स्विमर्स इन रियल बॉडी कंडीशन। तो आपकी नर्व्स में इनको इंस्टॉल कर दिया जाएगा ड्रग के साथ फॉर द डिलीवरी ऑफ ड्रग दैट आर सेलेक्टिवली सेंसिटिव टुवर्ड्स द कैंसर सेल्स, ठीक है। तो ये ड्रग डिलीवरी में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो 2-3 चीजें याद रखेंगे, एक तो नाम याद रखेंगे, ठीक है, लाइट मीडियम होगा ड्रग डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो पॉलीनाइट्राइड जो है इनका नाम पॉली कार्बन नाइट्राइड नाम याद रखेंगे और 2D फॉर्म में होते हैं, कार्बन जो है मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया फ्लाइट टेस्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इंडिया की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है, हेलिना है। तो इंडिया ने अभी अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है फ्रॉम एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसको ALH मार्क 3 बोलते हैं अपन, ठीक है, मार्क 3, ठीक है। अभी तक हम मार्क 3 पे आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, ध्रुव, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ALH MK ध्रुव, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड रेंज, कहाँ से, हाई एल्टीट्यूड रेंज लद्दाख से। तो अभी तक आपने परीक्षण देखा होगा चांदीपुर उड़ीसा जो है और वहाँ पे नीचे वाले रीजन में, और ये लद्दाख में परीक्षण किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में आप रखेंगे, ठीक है। ये परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ये ध्यान रखिएगा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, ठीक है, ALH से किया गया एट हाई एल्टीट्यूड रेंज इन लद्दाख, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट, हेलिना की वजह से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट हो जाती है ये आपका जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ALH ध्रुव मार्क 3, ALH ध्रुव मार्क 3, ठीक है। इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है कि इससे लॉन्च की गई है, किससे लॉन्च की गई है, तो ये इस हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई है, ठीक है। और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ठीक है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है बाय DRDO, ये भी याद रखिएगा, DRDO। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अवॉर्डेड फर्स्ट एवर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो पहला जो है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया बाई मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान। तो किसके द्वारा दिया गया, मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान के द्वारा, किस लिए, फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन एंड सोसाइटी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नीति आयोग की स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट जारी हुई है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। द रिपोर्ट रैंक्ड स्टेट्स और यूटीज ऑन 6 पैरामीटर। तो स्टेट और यूटीज को, यूनियन टेरिटरीज को ये रैंक करते हैं 6 पैरामीटर पे। उनमें कुछ ये हैं इंक्लूडिंग डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती हैं, उनके परफॉर्मेंस पे, एनर्जी इफिशियंसी पे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा पे, ठीक है, ये रैंक होती है नीति आयोग की स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट जो है। तो इसमें टॉप किसने किया है, तो बड़े स्टेट में आप देखेंगे तो गुजरात ने टॉप किया है, गुजरात के बाद केरला है, पंजाब है, और छोटे स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है। तो आप जी याद रखेंगे, एनर्जी में जी, ठीक है, एनर्जी, नीति आयोग की एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट में दोनों जी हैं, बड़े में गुजरात, छोटे में गोवा, ठीक है।
गोवा, उसके बाद कौन सा आता है, गोवा के बाद त्रिपुरा और मणिपुर। यूटीज में आपका चंडीगढ़ फर्स्ट पे है, दिल्ली सेकंड पे है, ठीक है। वहीं जो वर्स्ट परफॉर्मर है उसमें झारखंड है, झारखंड याद रखिएगा, झारखंड है, उसके बाद एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है। बॉटम 3 स्टेट्स हैं। रुचि सोया, अब अगली न्यूज है, काफ़ी आप देख रहे होंगे कि 2019 से ये कंपनी काफ़ी न्यूज में है। तो इसका अधिग्रहण जो है ये बाबा रामदेव जी ने किया था। आपको पता है बहुत ही कम पैसों में ये पूरी कंपनी खरीद लिए थे, ठीक है। तो अभी अभी इसका नाम चेंज करके पतंजलि फूड कर दिया है इन्होंने, रुचि सोया का, बस इतनी सी बात है। अभी पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपको पता है कि जो इरफान खान हैं, जो पहले के प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान जो है पाकिस्तान के, उनको जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हटा दिया गया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पद से, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं अभी थे इमरान खान, इनको हटा दिया गया है। और अब जो है शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के नए पीएम बन चुके हैं। शहबाज शरीफ नाम याद रखिएगा, अपने पड़ोसी देश के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो ये कौन सी पार्टी के लीडर हैं, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर हैं, पीएमएलएन के लीडर हैं, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है। इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बाय कंट्रीज लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है वहीं पाकिस्तान में जो होती है नेशनल असेंबली, तो इन्होंने नेशनल असेंबली ने इनको एज एन प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है, ठीक है, या इलेक्ट किया है। बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई ज्योतिबा फुले का। तो आपको सबको पता है कि ज्योतिबा फुले एंटी कास्ट, एंटी जो है अनटचेबिलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी जो है ये इनका जो है ध्यान रहा है फुले का। और फुले जो है स्वतंत्रता संग्राम में पहले कुछ नामों में से आते हैं, बेसिकली रिफॉर्म मूवमेंट में इनको जो है कंपेयर किया जा सकता है राजा राम मोहन राय के साथ, ठीक है, फुले को। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 11 अप्रैल को, ठीक है, 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी पत्नी जो है सावित्री बाई फुले, इन्होंने जो है डाउन ट्रोडन सोसाइटी के उत्थान के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। तो ये देखते हैं उनमें से कुछ काम। ही वॉज एंटी कास्ट रिफॉर्मर, वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड इनकरेज्ड वुमेन्स एजुकेशन। तो इन्होंने पहला जो है फर्स्ट गर्ल्स स्कूल कहाँ पे, भिंदेवाड़ा पुणे में स्टार्ट किया था 1848 में, विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। उनका नाम क्या था, सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले का भी नाम याद रखेंगे। फाउंडेड सत्य शोधक समाज, तो ये फाउंडर किसके रहे, सत्य शोधक समाज के रहे, जिसको सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स भी कहते हैं। ये कब फॉर्म हुई थी, 24 सितंबर 1873 को। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो इनका बर्थडे कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को, ठीक है, 11 अप्रैल को, ये ध्यान रखिएगा, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का बर्थडे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने कुछ ड्राफ्ट नॉर्म्स इशू किए हैं फॉर द ट्रेड वाया ई कॉमर्स मोड, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, आरबीआई इशू ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट के लिए फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट थ्रू ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स कंपनियां जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं उनके जो पेमेंट को सेटलमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स कंडक्टेड ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो इसको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बस ये ड्राफ्ट गाइडलाइन याद रखिएगा किस लिए इशू की है, फॉर द पेमेंट सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ठीक है, इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड मिसाइल सिस्टम SFDR बूस्टर, ठीक है। तो ये है क्या, DRDO ऑन 8 अप्रैल 2022 सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। तो आप अगली वीडियो में आप देखेंगे कि रामजेट और स्क्रैमजेट क्या होता है, यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इंडिया ने अभी जो है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट SFDR बूस्टर टेस्ट किया है मिसाइल सिस्टम एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। कहाँ पे है ITR, जब भी आपको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिल जाए ITR तो आप सीधे चांदीपुर उड़ीसा मारिएगा, ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा से, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप। चलिए, माधवपुर मेला अभी मनाया गया। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया। असम के भी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, असम के भी। तो 10 अप्रैल 2022 को इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। तो आपको देखते होंगे कि कई बार मिलान में पूछ लेता है ये मेला कहाँ का है, ये मेला कहाँ का है, इस वजह से इसको भी हम ले रहे हैं। तो 10 अप्रैल 2022 को इसको इनॉग्रेशन किया गया। 5 दिन का लंबा ये फेस्टिवल चलता है, मेला चलता है, माधवपुर मेला। कहाँ पे माधवपुर मेला लगता है, तो ये पोरबंदर के पास गुजरात में लगता है, ठीक है, याद, माधवपुर विलेज जो है पोरबंदर के पास गुजरात में लगता है। और क्या सेलिब्रेट करता है ये, तो जो है कृष्ण और रुक्मणी की जो है शादी को सेलिब्रेट करता है, ठीक है, कृष्ण और रुक्मणी की जो शादी हुई थी उसको सेलिब्रेट करता है। और इसमें अहम बात यह है कि ये चालू होता है रामनवमी पे और सेलिब्रेट करता है मैरिज ऑफ कृष्णा एंड रुक्मणी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2022 का WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ पे हुई? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई। और ग्लासगो में और क्या हुआ था ये कमेंट में बताइए, ग्लासगो में और क्या हुआ था, ठीक है, ये कमेंट में बताइए। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी ना ग्लासगो में पिछली, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंडिया के दीपिका पल्लिक्कल कार्तिक और सौरभ घोषाल, इन्होंने पहला जो है गोल्ड मेडल जीता है एट वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखिएगा, दीपिका पल्लिक्कल कार्तिक और सौरभ घोषाल। कहाँ पे जीता? तो वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड, मिक्स डबल कैटेगरीज में। अब अगली न्यूज है, कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल एट ऑल एटीएम। तो आरबीआई ने अभी एक नॉर्म इश्यू किया है कि इंडिया के जितने भी एटीएम हैं, ठीक है, किसी भी बैंक के हों, तो उनमें आप यूपीआई के माध्यम से जो है वहाँ से पेमेंट निकाल सकते हैं, उसमें कैशलेस होगा। मतलब ये किसने जारी किया? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, जो कि आपका जो है जो रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये भी यही जारी करते हैं। तो इन्होंने प्रपोज किया है टू मेक कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी एट ऑल एटीएम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बैंक थ्रू द यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम दैट इज यूपीआई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यूपीआई के सभी जो है सेवाओं को लागू करने वाला नया देश अभी नेपाल बना है, ये भी याद रखिएगा यूपीआई को, ठीक है। 4th एनुअल यूएस इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई है अभी। 4th जो है एनुअल, जो साल में एक बार होती है, चौथी हुई है यूएस इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इंडिया और कौन कौन से कंट्री के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग करता है, ये आप कमेंट में बताइए। तो हुई कहाँ पे? तो ये वॉशिंगटन में हुई। सिर्फ वॉशिंगटन लिखना गलत होगा, ये वॉशिंगटन डीसी में हुई है, ठीक है। डीसी, वॉशिंगटन अलग है, वॉशिंगटन डीसी अलग है, ये ध्यान लीजिए। तो कौन कौन गए थे? तो आपके जो है एक तो होम मिनिस्टर गए थे राजनाथ सिंह, और फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे एस जयशंकर, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? एंटनी ब्लिंकन है। तो ये मिले 11 अप्रैल को एन एक्सचेंज व्यू ऑन द करंट ग्लोबल सिचुएशन। तो कौन से करंट ग्लोबल सिचुएशन? खासकर यूक्रेन की, ठीक है, यूक्रेन और रशिया विवाद के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया को इन्होंने काफ़ी जो है वैसे न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी कुछ विरोध किया है यूएस ने, लेकिन जो है ऐसे फाइनली सामने बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। इनका एक जो है सैंक्शन होता है यूएस का, जो है काट्सा के नाम से जानते हैं, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अगर इंडिया के अलावा और कोई कंट्री होती, विश्वास कीजिए, तो अब तक ये सैंक्शन लग चुका होता, लेकिन इंडिया पे नहीं लगा है, क्योंकि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, मतलब सिर्फ पूरे एशिया की मानिए तो बहुत ही बड़ी पावर है, ठीक है। तो इस वजह से इनको भी सोचना पड़ता है। तो ये सैंक्शन क्यों लगता है इंडिया पे, और क्यों लगाना चाह रहा है, क्यों बार बार प्रेशराइज कर रहा है? तो इंडिया जो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा रहा, ठीक है। जयशंकर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आर इन यूनाइटेड स्टेट फॉर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इंडिया एंड यूएस हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ये टर्म याद रखिएगा, ये पूछ लेगा कि अभी अभी जो है अप्रैल में इंडिया ने यूएस के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन किया या एमओयू साइन किया। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पे मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया गया, एंड विल कंडक्ट अ डायलॉग ऑन स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेक्स्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जो अगली साल होगा, ठीक है, इंडिया में होगा प्रोबेबली वो, ठीक है। द यूएस कैन पुट सैंक्शन ओवर इंडिया अंडर काट्सा, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। काफी कंट्रीज पे लगा चुका है ये लॉ फॉर इट्स परचेज ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, लेकिन लगाया नहीं है, ठीक है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, इसके लिए जो है एक टास्क फोर्स गठित की गई है, ठीक है। इनके प्रमोशन के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, और बनाया किसने है? द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड द AVGC टास्क फोर्स, ठीक है। क्यों? इसके प्रमोशन के लिए। द बॉडी विल फ्रेम द नेशनल AVGC पॉलिसी, जो टास्क फोर्स होगी, रिकमेंड नेशनल करिकुलम, ठीक है, किसके लिए? तो इनमें जो कोर्सेज चलाए जाएंगे उसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होगा फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टोरल जो PhD के कोर्सेज होते हैं इन AVGC, दैट इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स में क्या होगा इस सेक्टर में करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके लिए, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखिएगा। अटल इनोवेशन मिशन काफी न्यूज में रहा है, देखते हैं क्यों। तो इसको जो है एक्सटेंड कर दिया है कैबिनेट ने टिल मार्च 2023, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन जो है क्या? ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ऑफ नीति आयोग। कब चालू किया गया? 2016 में, टू प्रमोट इनोवेशन
entrepreneurship across the length and breadth of the country at a school, university and research institutions level, MSME और इंडस्ट्री लेवल। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ ही रहे हैं कि बेसिकली इसका काम क्या है, तो प्रमोट करना है इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, सारी चीजें। ठीक है, एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन 2016 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्कीम भी यूपीपीसीएस कई बार पूछ रहा है। अब अटल टिंकरिंग लैब क्या है ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए, अभी AAI दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अवसर नाम की एक स्कीम लॉन्च की है। किसके लिए, तो बेसिकली जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इनके लिए, ठीक है, आर्टिजन्स हैं इनके लिए, क्राफ्ट वर्कर हैं इनके लिए, स्मॉल MSMEs हैं उनके लिए। ठीक है, ये स्कीम जारी की गई है इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें क्या किया जाएगा कि एयरपोर्ट पे एक छोटा सा स्टॉल का स्पेस दिया जाएगा इनको कि अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी वहां पे लगा सकें ताकि लोग जान सकें, उसको खरीद सकें। बस यही है अवसर स्कीम। ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इनिशिएटिव अवसर टू इनकरेज द टैलेंट ऑफ वुमेन आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन एंड प्रोवाइड देम विद द राइट अपॉर्चुनिटीज। अवसर स्टैंड फॉर एयरपोर्ट एज अ वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अवसर क्या है तो आपको पता हो गया अवसर क्या है। कैबिनेट अप्रूव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, तो फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने। इस चीज के लिए तो आप जो है कैबिनेट, जो आपका केंद्र सरकार जो है NFSA चलाती है, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत जो राशन दिया जाता है BPL परिवारों को जो राशन दिया जाता है, इसमें अब जो है फोर्टिफाइड राइस मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, ठीक है, जो कि कोविड के तहत लॉन्च की गई थी, इसमें भी आपका फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। ठीक है, और भी स्कीम्स में दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इनको दिया जाएगा। धीरे धीरे और भी जितनी भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हैं, जैसे मिड डे मील हो गया जिसको PM पोषण के नाम से आप जानते हैं, इसमें भी अभी दिया जाएगा PM पोषण में। तो ये फोर्टिफाइड राइस दिया जाना है। आप कमेंट में बताइए कि फोर्टिफाइड राइस में कौन सी विटामिन ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, और किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, कैबिनेट अप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस गवर्नमेंट स्कीम थ्रू TPDS, दैट इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो राशन दिया जाएगा ICDS के तहत या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत जो राशन बच्चों को दिया जाता है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या जो इसको PM पोषण कहते हैं, जिसको पहले मिड डे मील के नाम से जानते थे, इसमें भी दिया जाएगा, और अदर वेलफेयर स्कीम में बाई 2024 इन फेज्ड मैनर। तो अभी जो है ये जो आपका TDPS है और मिड डे मील वाले में दिया जाएगा, तुरंत से स्टार्ट कर दिया गया, और दूसरों में 2024 से दिया जाने लगेगा। ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव Mark 3, अभी जो है आपको पता है कि हेलिना जो है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लद्दाख से लॉन्च की गई, इसी हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई, ये DRDO ने बनाया है। ठीक है, इन अ बी बूस्ट टू मरीन सिक्योरिटी, द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन 10 अप्रैल कमीशन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव Mark 3। तो अभी आपने देखा कि वहां भी हुआ, और यहाँ भी किसने कमीशन किया, तो नेवी, कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया, सॉरी नेवी बोल रहे, कोस्ट गार्ड ने ALH ध्रुव को कमीशन किया है। कहाँ पे, भुवनेश्वर, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चरर कौन है ALH ध्रुव का, तो ALH ध्रुव को जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड दैट इज HAL इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, द हेलीकॉप्टर वाज कमीशन इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ VS पठानिया। ठीक है, ये कमीशन बनाया तो इसने है, लेकिन ये जो R&D है, R&D ये DRDO की है, ये ध्यान रखिएगा, DRDO का है। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, VS पठानिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, VS पठानिया। कितने जो है वेरिएंट्स हैं इस ALH दैट इज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के, कितने वेरिएंट्स हैं, तो इसके MK1, MK2, MK3 अभी चल रहा है, आप देखे होंगे, अब भविष्य में आपको MK4 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 4 वेरिएंट्स है। अगली न्यूज है PM दक्ष से। PM दक्ष क्या है, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दक्ष बनाना, किसी को स्किल्ड बनाना, तो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो किन को स्किल किया जाएगा ये देखते हैं। तो 2.71 लाख पर्सन्स विल बी ट्रेंड, 2.71 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा ओवर 5 ईयर्स पीरियड, 5 साल में, अंडर PM दक्ष स्कीम। स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किस मिनिस्ट्री के तहत आती है स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कब लॉन्च की गई थी, 2020-21 में, या 2021 कह दीजिए, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किलिंग ऑफ
मार्जिनलाइज्ड पर्सन, तो मार्जिनलाइज्ड पर्सन जो बीपीएल, एससी, ओबीसी इसमें कैटेगरी में आते हैं, इनको स्किल किया जाएगा। जैसे कि एससीज को कवर करेगा, ओबीसीज को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स को कवर करेगा, सैनिटेशन वर्कर्स को कवर करेगा और वेस्ट पिकर्स को कवर करेगा, और इनको स्किल्ड करेगा यानी ट्रेंड करेगा किसी न किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 36th फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट जारी की गई है अप्रैल में, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अमीर आदमी कौन है, वो टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क हैं, ठीक है। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क हैं, ठीक है, या स्पेस एक्स के जो मालिक हैं। इनकी नेटवर्थ बताई गई है 219 बिलियन की। और इंडिया में आपको पता ही है कि मुकेश अंबानी हैं, और वर्ल्ड वाइड जो है ये 10th स्पॉट पे हैं। इनकी टोटल जो वेल्थ है 90.7 बिलियन है, ठीक है। गौतम अडानी काफ़ी पीछे रह गए, याद रखिएगा, गौतम अडानी काफ़ी पीछे रह गए, लेकिन इंडिया में सेकंड पे तो है ही, ठीक है। चलिए, फेरारी के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्रेक, इन्होंने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, जो कि मेलबर्न में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेज न्यू सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए चाइना ने एक नई सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है गोफेन 303, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसी सैटेलाइट है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किसकी है, चाइना की है। किस जो नाम क्या है, तो गोफेन नाम है, गोफेन 303 याद रखिएगा। कौन सा जो है लॉन्चर यूज हुआ, तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट का प्रयोग किया गया, ठीक है, इसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी, पहले तो ये जो सैटेलाइट कैसी है, तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, नाम है गोफेन 303, जिंगयांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया बाई लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट, ठीक है। तो ये किसका है, चाइना का है, बस इतना ध्यान रखिएगा। एक्सियोम 1 मिशन, जिसको AX1 के नाम से भी जानते हैं, तो ये किसका मिशन है, तो बेसिकली एक्सियोम एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये किसके साथ मिलके, टेस्ला कह रहे हैं, स्पेस एक्स, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसके साथ मिलके बेसिकली जो है ये मिशन लॉन्च किया है, एक्सियोम मिशन। मिशन का काम क्या है, तो मिशन का काम है, ये प्राइवेट क्रू मिशन है, ठीक है, टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो लोगों को ले जाएगा, खासकर बिजनेसमैन जो भी हैं, उनको बेसिकली टूरिस्ट वाला मिशन है ये एक्सियोम का, ठीक है, टूरिज्म मिशन है। द मिशन वॉज लॉन्च ऑन 8 अप्रैल 2022 फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर। तो कहाँ पे है ये, फ्लोरिडा में है, यूएसए में। द क्रू कंसिस्ट, तो पहले तो जो है एक्सियोम के ही जो है वर्कर हैं ये, माइकल लोपेज अल्जीरिया, ठीक है, ये एस्ट्रोनॉट है एक्सियोम के, ठीक है। और इसके बाद जो पैसा देके गए हैं वो बिजनेसमैन लैरी कॉर्नर हैं यूनाइटेड स्टेट के, इथियन स्तिबे हैं इजराइल के, और मार्क पैथी हैं कनाडा के। तीनों ने 55 मिलियन रुपीज़ एक ट्रिप के लिए दिया है, ठीक है, तीनों ने 55 मिलियन रुपीज़। तो ये किसका किसका है, तो 3 लोग गए, ठीक है, स्पेस एक्स का, ठीक है, स्पेस एक्स का और एक्सियोम का, याद रखिएगा। एक्सियोम पूछ ले तब भी आप स्पेस एक्स ध्यान रखेंगे, दोनों जो AX1 मिशन दोनों का है, ठीक है। आगे जो है हम इसी को जो है स्पेस एक्स के नाम से दिखाएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही वाला मिशन आगे भी दिखेगा। एक्सपैंडिंग हीट रेजिलियंट रिपोर्ट लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज ऑन 6 मार्च 2022, 6 मार्च 2022 को रिपोर्ट रिलीज की गई, ठीक है, हीट रेजिलियंट रिपोर्ट। तो इसमें क्या कहा गया, तो IMD जो है आपका पुणे में है, इसने कहा मार्च 2022 इज द वार्मेस्ट मंथ सिंस 1901। तो 1901 से जो मार्च अब तक, 1901 के मार्च से लेके अब तक जितने मार्च मंथ आए हैं, तो मार्च 2022 का महीना सबसे गर्म है अब तक का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 120 सालों में, 120 क्या 125 साल के आसपास। दिस रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज बाय नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल, NRDC ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है। तो बस इतना ही, इसमें बहुत ज़्यादा जानने की कुछ है नहीं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है न्यू वर्जन ऑफ हेल्थ बेनिफिट पैकेज। तो किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया ये, तो जो आपका आयुष्मान भारत है, या जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं, इसमें 365 नए पैकेजेस या प्रोसीजर्स लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, मतलब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। विद हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 डिफरेंशियल प्राइसिंग इज बीइंग इंट्रोड्यूस अंडर स्कीम। तो अलग अलग पैकेज के लिए अलग अलग प्राइसिंग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिटी, लेवल ऑफ केयर, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। द पैकेज वॉज लॉन्च ऑन 7 अप्रैल 2022, अ 2-day मीटिंग हेल्ड इन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में टू रिव्यू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इन सदर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि वहाँ पे जो है साउथ में कैसा काम चल रहा है आयुष्मान भारत का। तो महाबलीपुरम में एक मीटिंग हुई थी
सॉरी महाबलीपुरम यहाँ तमिलनाडु में, तो इसमें ये लॉन्च किया गया हेल्थ पैकेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी अभी मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सी का पता चला है, बहुत ही दूर है, तो इस गैलेक्सी का नाम दिया गया HD1। नाम याद कर लें, मोस्ट डिस्टेंस गैलेक्सी कौन सी है? HD1। कितनी दूरी है? लगभग 33.4 बिलियन लाइट ईयर है ये जो है अर्थ से, ठीक है। ठीक, HD1 इज ए स्लाइटली क्लोजर गैलेक्सी कॉल्ड HD2, तो ठीक है, वेर डिस्कवर्ड यूजिंग, तो 4 जो है बेसिकली इसमें जो है टेलीस्कोप्स यूज हुए हैं, ठीक है, HD1 या HD2 में, तो HD2 नहीं HD1 याद रखेंगे। तो इसमें स्पिट्जर है, सुबारू है, विस्ता है, और यूके की इंफ्रारेड टेलीस्कोप का यूज हुआ इसको खोजने के लिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये SpaceX लॉन्चेस 3 विजिटर्स टू ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर 55 मिलियन ईच। तो यही न्यूज हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। तो एक्सियोम का और SpaceX का मिशन है, ठीक है, कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या है? तो बेसिकली ये आपने देखा होगा बजट स्पीच में निर्मला सीतारमन ने बोला था कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोले जाएंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, 75 यूनिट्स एज एन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खोले जाएंगे एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 बैंक खोले जाएंगे अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है। तो इसके लिए RBI ने गाइडलाइन जारी कर दी है, ठीक है, फॉर सेटिंग अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है, बाय कॉमर्शियल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप फॉर्म बाय RBI। तो RBI ने वर्किंग ग्रुप लॉन्च कर दिया है। तो इस वर्किंग ग्रुप के मेंबर कौन होंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक्स होंगे और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो इस काम क्या होगा डिजिटल बैंक यूनिट्स का? तो ये बेसिकली बैंक ही होंगे, जैसे नॉर्मल बैंक होते हैं बैंक ही होंगे, बस इसमें सारी सर्विसेज आपको डिजिटली मिलेंगी, ठीक है। सारी जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो डिजिटली प्रोवाइड की जाएंगी, डिजिटली। इसमें उस तरह के जो है ह्यूमन वर्कफोर्स नहीं इंस्टॉल की जाएंगी, बस ये ध्यान रखिएगा। RBI की जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जो है लॉन्च की है, उसकी की हाइलाइट्स हैं, बाई मंथली आती हैं। तो इन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्शन कट कर दिया है इंडिया का, 7.2% कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। जो MSF होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट, ये अनचेंज है, इसको चेंज नहीं किया, 4.25% पे है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट भी अनचेंज है, 3.35% पे है। तो बैंक रेट जो या रेपो रेट जो होता है और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है ये बता सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो है आप जो RBI जो है बैंक को जब पैसा देता है तो वो रेट है, ठीक है। और ये रेट जब बैंक जो है RBI को पैसा देता है। इन्फ्लेशन जो कहा गया है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, 5.7% हो जाएगा फ्रॉम 4.5% से 2023 में, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी कन्वर्टेड बाय लार्ज फॉरेक्स रिजर्व, तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है मार्च 4 के हिसाब से? तो 631 बिलियन के आसपास है, 632 बिलियन के आसपास है, ये याद रखिएगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रिलीज किया है 3 ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स टू द नेशनल मेडिकल रजिस्टर। बस इतना याद रखेंगे, इसकी डिटेल काफ़ी लंबी है। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 3 ड्राफ्ट रेगुलेशन रिलीज किए हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स टू द नेशनल मेडिकल रजिस्टर। बस इतना करेंगे, इतने से आपका UPPCS वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट है मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो इसको रिसेंटली रिलीज किया, और किसने रिलीज किया? काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर ने, ठीक है। तो इसको जो बोला गया मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन क्लाइमेट चेंजिंग क्लाइमेट, देयर हैज बीन 10-fold इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर्स। तो इसको बताया 10 गुना जो है फॉरेस्ट फायर बढ़ गए हैं 20 सालों में, ठीक है। एंड मोर देन 62% ऑफ इंडियन स्टेट्स आर प्रोन टू हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर। तो 62% से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स जो हैं हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर के खतरे के अंतर आते हैं, ठीक है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट फायर हैज बीन रिपोर्टेड कहाँ पे? तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ठीक है। फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट की गई हैं ढेर, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र की बात करें तो ये मोस्ट प्रोन है टू द फॉरेस्ट फायर, हाई इंटेंसिटी फायर एरिया में आते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो 2019 की थी, अभी तो 2022-21 की आ गई है, इन्होंने क्या पाया है? तो 36% ऑफ इंडिया फॉरेस्ट जो है ये फॉरेस्ट फायर जोन में फॉल करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मिजोरम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स कहाँ पे हुए? ये मिजोरम में हुए इन लास्ट 2 डिकेड, विद मोर देन 95% ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट्स बीइंग फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट। किसके? मिजोरम के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में पाम ऑयल क्राइसिस हो गया।
ये न्यूज़ बड़ी अजीब है, ठीक है। न्यूज़ अजीब क्यों है? क्योंकि इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है किसका? पाम ऑयल का। तो हम इधर नीचे की डिटेल में नहीं जाते हैं, हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका रीज़न 3 है। एक तो यूक्रेन रशिया वॉर है, यूक्रेन एंड रशिया का वॉर जो हो रहा है, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि ये आपका साउथ अमेरिका, ऐसे नोट कर लीजिए, साउथ अमेरिका है। और तीसरा रीज़न जो है इंडोनेशिया खुद है, ठीक है, इंडोनेशिया खुद है, ठीक है। तो जैसे यूक्रेन और रशिया, तो यहाँ पे 90% ऑफ द वर्ल्ड जो है आपको सनफ्लावर ऑयल जो है यहीं पे प्रोड्यूस होता है और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। साउथ अमेरिका जो है ये सोयाबीन ऑयल के लिए उसी तरह जाना जाता है और इंडोनेशिया पाम ऑयल के लिए जाना जाता है, ठीक है। पाम ऑयल के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो अब ये जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इसकी वजह से इसकी सप्लाई, किसकी? सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई बाधित हो गई। साउथ अमेरिका में क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, बैड वेदर की वजह से सोयाबीन ऑयल भी प्रभावित हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ? सारा प्रेशर जो है इन दोनों का उठ के पाम ऑयल पे आ गया, ठीक है। ये पाम ऑयल पे आ गया तो पाम ऑयल की कीमतें काफ़ी बढ़ी, ठीक है, काफ़ी बढ़ी, ठीक है। लेकिन अभी भी इंडोनेशिया क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इन्होंने क्या किया? 2020 में एक नई पॉलिसी लेके आए भाई साहब। ये इन्होंने क्या बोला? 30% ऑफ द पाम ऑयल शुड बी ब्लेंडेड विद डीजल। 30% तो ये डीजल के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है होर्डिंग भी काफ़ी बढ़ गई, जब प्राइस सर्ज हुए होर्डिंग बढ़ गई इंडोनेशिया में। तो इसकी वजह से लोकल जो सप्लाई ही कम पड़ गई इंडोनेशिया में, ठीक है, लोकल सप्लाई ही कम पड़ गई, ठीक है। और एक्सपोर्टर्स को जो है कंपलसरी जो किया 20% सेल करना डोमेस्टिक मार्केट में, अभी इन्होंने कि भैया आपको 20% डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहली तो जो सोयाबीन ऑयल जो है, ठीक है, साउथ अमेरिका में जो होता है, इसकी जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है प्रोडक्शन कम हुआ, ठीक है। दूसरा जो है सनफ्लावर ऑयल, जो यूक्रेन और रशिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं, यहाँ पे जो है वॉर हो रहा है तो इसकी सप्लाई बाधित हो गई। 90% के आसपास ट्रेड यही एक्वायर करते हैं। और चौथा जो है इनका जो है डोमेस्टिक मार्केट खुद जो है, इनकी जो रेगुलेशंस वगैरह हैं वो, पाम ऑयल की कमी नहीं हुई है, लेकिन इनके रेगुलेशन 30% ब्लेंडिंग, 20% जो है डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करना, इसकी वजह से यहाँ पे क्राइसिस आया। 20% डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करने की वजह से यहाँ पे लोग होल्ड करके जो है कि रेट बढ़ रहा है तो लोगों ने होल्ड कर लिया, तो यहाँ पे सप्लाई क्राइसिस हो गई पाम ऑयल की इंडोनेशिया में। इसका इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा? ठीक है, तो इंडिया इज अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो है वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट इंडिया करता है, ठीक है। 14 से 15 मीट्रिक टन करता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है 14 से 15 मीट्रिक टन वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया एक साल में। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर जो है पाम ऑयल का है, पाम ऑयल का। तो पाम ऑयल की सप्लाई कम हुई तो असर पड़ेगा ही। उसके बाद जो दूसरा जो है इंपोर्ट है वो सोयाबीन होता है, तीसरा सनफ्लावर ऑयल होता है। आप देख रहे हैं तीनों के ऊपर दिक्कतें हैं और तीनों ही हम सबसे ज़्यादा बारी इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा पाम ऑयल, फिर सोयाबीन, फिर सनफ्लावर ऑयल। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडोनेशिया जो है इसका सबसे बड़ा जो है टॉप सप्लायर था पाम ऑयल का, तो इंडोनेशिया ने इसको शिफ्ट करके मलेशिया के ऊपर जो है शिफ्ट कर दिया है। मलेशिया से अब हम ज़्यादा ले रहे हैं, इंडोनेशिया से हम सब जो है अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है तो हमें कहाँ से देंगे, ठीक है। अभी जो है वो अनाउंस किया गया है कि जो प्रिकॉशन डोज है फॉर कोविड-19, ठीक है, वो जो है 18 साल से ऊपर के लोग हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल्स 10 अप्रैल से, ठीक है। 18 साल से ऊपर वाले लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है प्रिकॉशन डोज कोविड-19 का ले सकते हैं। जिनको भी लेना है जाके ले सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप पता कर लीजिए कौन सा हॉस्पिटल में मिल रहा है, आप आराम से जाके वहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो इंडिया के चीफ थे, उनको जो है कोर्ट ने बोला कि आप जो है विदाउट परमिशन इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते हो। ऐसा क्यों हुआ, प्रकरण क्या था? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक एनजीओ है, आपको पता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्राइवेट फर्म अपने नाम से खोला, एमनेस्टी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये फर्म खोला और यहाँ से बहुत जगह से इसमें ग्रांट आए, ठीक है। जो कि आपको पता है कि इसके लिए जो है एक रूल बनाया गया था कि एनजीओ को जो बाहर से पैसे आए वो FCRA, ठीक है, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आनी चाहिए, ठीक है। इसके नॉर्म्स को फॉलो करने चाहिए। तो इसकी जो है गाइडलाइंस की इन्होंने अवहेलना की, ठीक है, उसको माना नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से इन पे जो है CBI की इंक्वायरी चल रही थी,
ठीक है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी और सूरत हाई कोर्ट में केस चल रहा था। तो इनके जो है इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, अकर नाम है, ठीक है, अकर पटेल, इनको जो है सूरत हाई कोर्ट ने बोला था कि आप जा सकते हैं बाहर इंडिया छोड़ के, ठीक है। यूएस इनको जाना था लेक्चर डिलीवर करने किसी यूनिवर्सिटी में, तो इनका पासपोर्ट वगैरह दे दिया था, लेकिन एक कंडीशन पे दिया था कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने दिन में आएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें शेयर करनी होंगी, तो ये दे दिया था। लेकिन ये जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे हैं, सीबीआई ने तुरंत इनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करके इनको गिरफ्तार कर लिया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की कि आप बिना परमिशन के इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रकरण है, नाम याद रखिएगा, अकर पटेल है इनका, एमनेस्टी इंडिया, ठीक है, कि ये चीफ हैं, ठीक है। चलिए, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो अथॉरिटी है, जो आधार के लिए है, इन्होंने एक एमओयू दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद माइटी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो के साथ। 3 लोगों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो ये एनआरएससी जो है, ये इसरो का जो है नेशनल रिमोट साइंस सेंटर है, ये हैदराबाद में बेस्ड है। ये 3 लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया। क्यों किया? तो ये एनआरएससी जो है डेवलप करना चाह रहा है भुवन आधार पोर्टल। ये क्यों करेगा ये डेवलप? तो फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड लोकेशन ऑफ आधार सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। तो ये 3 लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये ध्यान लीजिएगा। ट्राई जो है, जो दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने स्क्रैप कर दिया या खत्म कर दिया जो चार्जेस लगते थे यूएसएसडी पे। तो क्या है ये यूएसएसडी? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है, ठीक। तो इस पे जो चार्जेस लगते थे उसको खत्म कर दिया। तो आप इसको समझाते हैं। तो आप जैसे देखे होंगे कि यूपीआई पेमेंट पे आप जब रजिस्टर करते हैं यूपीआई के लिए, तो एक मैसेज जाता है यूएसएसडी करके, और आपके मोबाइल पे ऐसे गोल गोल घूमता हुआ आता है, मैसेज जाता है। तो इसका 2013 में एक रेगुलेशन आया था कि इसके तहत 1.5 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। इसको खत्म कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इसको खत्म कर दिया गया, इतना ध्यान रखिएगा। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेबी एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन ऑफ मंगोलिया। तो फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन मंगोलिया और सेबी ने, याद रखिएगा, मंगोलिया और सेबी ने एक जो है एमओयू साइन किया है फाइनेंशियल सेक्टर में बूस्ट करने के लिए, बस इतना ही, ठीक है। मोशन पिक्चर जो है, जो अवार्ड देती है एकेडमी, मोशन पिक्चर एकेडमी के द्वारा, जिसको एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड को हम और किसके नाम से जानते हैं? ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट कौन करता है? मोशन पिक्चर्स। तो इन्होंने बैन कर दिया है किसको? विल स्मिथ को, फॉर अटेंडिंग ऑस्कर फॉर 10 ईयर्स। क्यों बैन किया? तो इन्होंने थप्पड़ मार दिया था क्रिस रॉक को। क्रिस रॉक कौन थे? होस्ट कर रहे थे ये एकेडमी अवार्ड, 94th एकेडमी अवार्ड ये होस्ट कर रहे थे, 94th एकेडमी अवार्ड। 27 मार्च को क्रिस रॉक को इन्होंने, विल स्मिथ ने थप्पड़ मारा। क्यों मारा? तो ये जो क्रिस रॉक थे, इनकी बीवी के ऊपर कोई जोक मार दिए थे, ठीक है। तो आपको पता है ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो 94th ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं, इसमें विल स्मिथ को ही मिला है, ठीक है। विल स्मिथ को ही मिला है। किस लिए मिला है? इनकी मूवी थी किंग रिचर्ड, इसके लिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड विल स्मिथ को दिया गया 94th एकेडमी अवार्ड में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इन लीडिंग रोल जेसिका चैस्टेन को फॉर हिज मूवी द आइज ऑफ तैमी फे, ठीक है। द आइज ऑफ तैमी फे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन लीडिंग रोल जेसिका चैस्टेन को मिला है। बेस्ट पिक्चर जो है वो कोडा को मिला है, कोडा को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म को कौन मिला, किसको मिला है? ड्राइव माई कार। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट है द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। डॉक्यूमेंट्री के लिए जो शॉर्ट सब्जेक्ट है उसको क्वीन ऑफ बास्केटबॉल को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का या डायरेक्टिंग के लिए जेन चैंपियन को अवार्ड मिला है, जेन चैंपियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। जेन चैंपियन किसके डायरेक्टर हैं? पावर ऑफ डॉग के। इनकी जो है बेस्ट डायरेक्टिंग का अवार्ड मिला है जेन चैंपियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। और सबसे ज़्यादा 12 नॉमिनेशन हासिल करने वाली यही मूवी है द पावर ऑफ डॉग। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन इसी को मिले हैं। सेकंड नंबर पे 10 नॉमिनेशन मिले हैं किसको? ड्यून को, ठीक है। ड्यून को, ये साइंस स्काई-फाई मूवी है, साइंस स्काई-फाई मूवी है, इसको 10 नॉमिनेशन मिले हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद देख लें इंडिया से जो ऑफिशियल एंट्री थी, ऑफिशियल एंट्री ऑफ इंडिया, ऑफिशियल एंट्री कौन सी थी इंडिया की? तो कुजंगल थी, कुजंगल, ठीक है। और जो है डॉक्यूमेंट्री में कौन सी थी? डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में इंडिया में कोई भी कुछ नहीं जीते हैं, बस नाम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में इंडिया की जो है राइटिंग विद फायर थी, राइटिंग विद फायर। ये 2 मूवीज थी, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पाकिस्तान का जो कोर्ट है, इन्होंने सेंटेंस दिया है, सजा सुनाई है 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को कितने साल के लिए? 32 साल के लिए जेल भेज दिया। 26/11 कौन सा? मुंबई अटैक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ब्लैक वुमेन जो है वो आपकी यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस बनी है। इनका नाम है जो है, क्या नाम है? केतांजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है, ये याद रखिए। केतांजी ब्राउन जैक्सन इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी एसोसिएट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। टू बी वाला टर्म हट गया है, इनको बना दिया गया है, ये काट दीजिएगा, ठीक है। 25 फरवरी को जो बाइडेन ने इन्हें नामित किया था एज एन 160th एसोसिएट जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 7 अप्रैल को जो है सेनेटर्स ने मंजूरी दे दी है नॉमिनेशन को, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमन में अभी जो है फिर से क्राइसिस हो गई। यमन आपको पता है ये काफ़ी जो है क्राइसिस वाली जगह है, काफ़ी दिनों से यहाँ पे दिक्कतें चल रही है यमन में। तो यमन में जो प्रेसिडेंट हैं, जिनको हादी कहते हैं, हादी, प्रेसिडेंट का नाम हादी है ना, हादी याद रखिएगा, पूरा लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो है वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा दिया है, वाइस प्रेसिडेंट को, और अपनी भी पावर जो है काउंसिल को ट्रांसफर कर दी है, काउंसिल की। तो ये काउंसिल ही अब सारी चीज़ें देखेंगे जब तक अगले इलेक्शन या न्यू लीडरशिप स्टैब्लिश नहीं होती, न्यू लीडरशिप स्टैब्लिश नहीं होती, ठीक है, तब तक काउंसिल ही सारी चीज़ें देखेगी। तो यमन के प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी, तो हादी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को डिसमिस्ड वाइस प्रेसिडेंट अली मोहसेन अल अहमर एंड डेलीगेटेड हिज ऑन पावर्स टू प्रेसिडेंशियल काउंसिल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल काउंसिल दैट विल कैरी आउट लीडरशिप ड्यूटीज, ठीक है। तो ये पूरा वाकया अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे यमन क्राइसिस तो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी एक वीडियो में हम यमन क्राइसिस और जितनी भी साउथ अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में सारी जो क्राइसिस हुई हैं, जैसे माली में या कॉन्गो में, ठीक है, वो सारी, यूक्रेन क्राइसिस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक किसी सेपरेट वीडियो में। ऐसे अभी आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। द न्यू बॉडी विल अज्यूम द ड्यूटीज ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड हिज डेप्यूटी दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। द न्यू काउंसिल विल कैरी आउट पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी ड्यूटीज ऑफ यमनी गवर्नमेंट ड्यूरिंग व्हाट इज रिफर एज ए ट्रांजिशनल पीरियड। तो 7 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हैव डिवाइडेड यमन बिटवीन एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट लेड बाय हादी, ठीक है। तो जो हादी हैं तो इनकी गवर्नमेंट बस यहीं तक सीमित रह गई है, ठीक है। हादी एंड बैक बाई, कौन कौन बैक कर रहा है हादी को? तो सऊदी अरबिया कर रहा है, यूएई कर रहा है, ठीक है, यूएई कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, यूएसए कर रहा है, सारे लोग, लेकिन ये बहुत छोटी सी जगह में रह गए हैं। बेस्ड इन द सदर्न सिटी ऑफ एडन एंड, ये जो है दूसरा जो है सना जो है ये हौतीज के अंतर्गत आ गया, जिनको हौती रेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। तो ये ईयर जो है, एक सेकंड, तो इसको इस तरह समझिए, 2011 में यहाँ पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चला यमन में, ठीक है, 2011 में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चला। तो उसमें उस समय यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो सालेह थे। तो सालेह को ऑफिस छोड़ना पड़ा और सालेह की जगह पे कौन आए? हादी आए, हादी प्रेसिडेंट बने, ठीक है, हादी प्रेसिडेंट बने और ये पूरी एरिया हादी के अंतर्गत आती थी, ठीक है। तो सालेह को हटा दिया गया, करप्शन चार्जेस जो भी हों, ठीक है, तो सालेह को हटाया गया। फिर 2014 आते आते सालेह जो हैं हौतीज़ के साथ मिलके, हौती जो रिबल थे, सिया ग्रुप है, ठीक है, मिलके प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट हादी, जो कि गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो ये हौती रेबेलियन तभी से स्टार्ट हुए और 2014 में ही सादा पहले कैप्चर करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद साना कैप्चर करते हैं, ठीक है। हैदा पे भी जो आपकी पोर्ट सिटी है रेड सी से हैदा, यहाँ पे भी वो करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। यहाँ ये वाला रीजन, ठीक है, ये हौतीज़ के अंतर्गत आता है और ये वाला रीजन जो है ये यमनी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जो कि किसके पास थी? जो हादी के पास थी, यमनी गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अभी अभी जो ये हादी जो है अपने पोस्ट से रिटायर कर दिए हैं, वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा दिया है। और इनको कौन बैकअप देते थे हादी को? तो हादी को सऊदी अरबिया, यूएई, फ्रांस, मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है ये वाली छोटी वाली गवर्नमेंट। ये जो है इनको रिबल्स या आतंकवादी माना जाता है, टेररिस्ट माना जाता है हौतीज़ को, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं यहाँ पे, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट इंक्लूड्स ई साइकिल अंडर ईवी पॉलिसी। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत ई साइकिल को ले आए हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, ई साइकिल के परचेज पे ये जो है ई साइकिल 2 तरह की, एक तो नॉर्मल जो है डोमेस्टिक जो आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, एक जो है जो कार्गो वाली हो गई, कार्गो यानी फूड डिलीवरी वगैरह के लिए। तो इन पे 25% का जो है इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है, 25% या 5,000 तक, अप टू 5,000 फॉर 10,000 व्हीकल्स,
10K व्हीकल्स। फर्स्ट 10,000 जो लोग खरीदेंगे उनको 25% की या 5,000 की सब्सिडी दी जाएगी डोमेस्टिक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल साइकिल्स पे, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्रंच है। क्रंच क्या है? पहली जो 1,000 साइकिल होंगी, 1,000, ठीक है, उस पर 2,000 रुपये और दिए जाएंगे, 2,000 रुपये और दिए जाएंगे, यानी 5 2 7,000। और फिर जो है 2,000 से लेके 10,000 तक 25% या 5,000 5K दिए जाएंगे, ठीक है। पहला तो ये कार्गो वाली व्हीकल का क्या प्लान है? तो कार्गो वाली व्हीकल पे जो है जो 33% या 15,000 रुपये 15K रुपीज़ इंसेंटिव दिए जाएंगे पर व्हीकल फॉर द फर्स्ट 5,000 व्हीकल, 5,000 व्हीकल्स के लिए, ठीक है, शुरू के ई कार्गो साइकिल्स बायर टू सपोर्ट फूड डिलीवरी एंड ई कॉमर्स ड्राइवर्स, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रोविजन है, ठीक है, द बायर्स ऑफ ई साइकिल एंड कार्गो साइकिल्स विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स ऑफ अप टू 3,000 रुपीज़ पर व्हीकल फॉर स्क्रैपिंग एंड डी रजिस्टरिंग ओल्ड IC। तो जो इनके पास पुराने व्हीकल्स हैं उनको डी रजिस्टर या स्क्रैपिंग यानी कूड़े में देते हैं, उनको 3,000 रुपये और मिलेंगे, ठीक है। बस ये है दिल्ली गवर्नमेंट की EV पॉलिसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियर आइडेंटिकल ट्विन मिला है, या भाई कह सकते हैं जुपिटर का, ठीक है, इसको देखा गया है या पता लगाया गया है। दो न्यूज़ है, एक तो जो है आपका जो डिस्टेंट प्लैनेट है वो देखा गया HD1 वाला, ठीक है, HD1। दूसरा ये नियर आइडेंटिकल ट्विन किसका? जुपिटर का। तो जुपिटर्स न्यूली डिस्कवर्ड ट्विन इज पोजीशन एट एन एग्जैक्ट डिस्टेंस, जितना जो है सूर्य से जुपिटर दूर है उतनी ही दूर सूर्य से, उसके सूर्य से ये वाला प्लैनेट भी है। फ्रॉम स्टार इट्स स्टार जुपिटर इज फ्रॉम द सन, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस पे है जितना कि ये वाला जुपिटर अपने सन से, उतना ही वो नियर आइडेंटिकल ट्विन है। इसका नाम रखा गया है K2 2016 BLG 005 LB, ठीक है। तो ये नाम आप जो है किसी तरह से याद कर लें, K2 या LB, ठीक है। K2 LB याद करें पीछे आगे का, तो आपको याद रखेगा 2016 इज द नेम गिवन टू द न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट। दिस एक्सो प्लैनेट वॉज आइडेंटिफाइड बाई इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट यूजिंग डेटा गैदर्ड बाई नासा के केपलर सैटेलाइट टेलीस्कोप से, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने जो है 7,500 करोड़ रुपए का लोन दिया है गुजरात गवर्नमेंट के कौन से मिशन को? तो मिशन स्कूल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट को, जो गुजरात गवर्नमेंट का स्कूल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको 7,500 करोड़ रुपए का लोन दिया है। किसने? जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है और वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है, ध्यान रखिएगा, बीजिंग चाइना, ठीक है। 7,500 करोड़ का। तो ये मिशन जो है टोटल 10,000 करोड़ रुपए का है, इसमें 7,500 इन्होंने दे दिया, नेक्स्ट 5 ईयर तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है कौन कौन से ग्रांट एडेड स्कूल जो हैं प्राइमरी लेवल के और जो भी स्टेट के वो शामिल किए जाएंगे, उसमें अलग अलग सुविधाओं को प्रमोट किया जाएगा बेसिकली, और कुछ नहीं, ठीक है। बस ये है। रशिया को सस्पेंड कर दिया है UN ह्यूमन राइट काउंसिल से। तो कितने मेंबर्स ने सस्पेंड किया है UNHCR से? UNHCR ह्यूमन राइट काउंसिल से, जिसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। किसने सस्पेंड किया है? तो UNGA ने, दैट इज यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसके तहत इसको सस्पेंड किया गया। तो इसमें वोटिंग हुई तो 193 मेंबर्स में से 93 मेंबर्स ने इन फेवर वोट किया है, बोला यस ठीक है इसको सस्पेंड किया जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कौन कौन सी, अर्जेंटीना वगैरह है, ठीक है, बोलीविया वगैरह, पेरू वगैरह सारे हैं, ठीक है। तो ये इन लोगों ने, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन्होंने इसको हटाया, पूरा का पूरा यूरोप, ठीक, यस वोटिंग किया है फेवर में कि हाँ सस्पेंड किया जाए, ठीक है। 24 ने मना कर दिया है कि सस्पेंड नहीं करना है, इसमें चाइना भी शामिल है, मतलब पूरा यूरोप के सपोर्ट में अगेंस्ट यूरोप चाइना खड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाइना जो है खड़ा है, तो 24 ने अगेंस्ट और 58 लोग जो है एब्सटेंड कर दिए, कुछ नहीं बोले, ठीक, यस और नो, नो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, नॉन अलाइंड रहेंगे, नॉन अलाइंड, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। उसमें इंडिया भी शामिल है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, साउथ अफ्रीका भी शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है और मैक्सिको भी शामिल है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। द नर्सेज पॉपुलेशन रेशियो इन द कंट्री एट प्रेजेंट इज 1.96 नर्सेज पर 1000 पेशेंट्स, ठीक है, मतलब 1.96 नर्स पे 1000 पेशेंट है, यानी लगभग 2 नर्स और 1000 पेशेंट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कहाँ से आई? तो ये राज्यसभा ने क्वेश्चन पूछा था हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो कि मनसुख मांडवीय हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने अपने रिप्लाई में बताया है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। QS जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है 2022 की, और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग रैंकिंग दिया है इन्होंने। तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में जो टॉप किया है वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है,
दूसरे नंबर पे कैम्ब्रिज है। इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप 100 में कोई नहीं है। जेएनयू आता है 101 टू 150 की कैटेगरी में आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में, और डीयू आता है 151 टू 200 वाले स्लैब में, और दोनों हिस्ट्री वाले क्षेत्र में दोनों को मिला है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के। ठीक है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नोट करना है आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे MIT है, दैट इज मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 2 पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और इंडिया का IIT दिल्ली 65th पोजीशन पे है। IIT दिल्ली 65th पोजीशन पे है। वहीं बॉम्बे जो है IIT बॉम्बे, ये जो है आपका 67th पोजीशन पे है। तो ये अंडर 100 है, ये आप नाम नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर लाइफ साइंस और मेडिसिन में देखें तो हार्वर्ड ने ही यहाँ पे भी टॉप किया है, वहाँ भी देख रहे हैं आप, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, यहाँ MIT है, ठीक है, यहाँ हार्वर्ड है। ऑक्सफोर्ड सेकंड पे है लाइफ मेडिसिन में। एम्स जो है 204 रैंक मिली है इसको। ठीक है, नेचुरल साइंस में ये भी आप नोट करेंगे, नेचुरल साइंस में MIT ही फर्स्ट पे है, हार्वर्ड सेकंड पे है। ISC बेंगलोर जो है इसको 181वां 81st पोजीशन मिली है इन केमिस्ट्री। ठीक है, IIT बॉम्बे 112वें पोजीशन पे है। तो ये कुछ न्यूज़ है, आप नोट कर लें। ठीक है, कुछ तरीका बना के इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल आई है, लोकसभा ने पास किया है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022। तो क्यों 2005 का जो एक्ट था, लॉ था, उसमें जो है और भी सख्ती लाना, इंक्लूड अ बैन ऑन फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड एम्पावर द सेंटर टू सीज फाइनेंशियल एसेट ऑफ पीपल। जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं उनके जो है असेट जो हैं, जमीन जायदाद घर वगैरह सेज करने के लिए पावर दिया गया है सेंटर को, तो इसलिए ये एक्ट लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IBBI दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, रिड्यूसेस टाइमलाइन फॉर एक्टिविटीज अंडर वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। वॉलंटरी मतलब खुद से लिक्विडेट कर रहे हैं, यानी कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हैं, मतलब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट होता है उससे लिक्विडेशन आता है, तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू लिक्विडेशन करती है। उसी तरह प्राइवेट जो है प्लेयर जो है वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस कर सकते हैं अगर कंपनी घाटे में चल रही है, कुछ नुकसान हो। तो इसके जो टाइमलाइन थी, जो अभी तक समय लगता था, इसको घटा दिया है। किसने घटाया है? इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तो ये देखते हैं क्या है। तो 1 अक्टूबर 2016 को ये IBBI जो है फॉर्म होता है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड। ठीक है, इस्टेब्लिश होता है थ्रू इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के थ्रू। ठीक है, विच वॉज पास्ड बाई लोकसभा ऑन 5 मई 2016। तो अक्टूबर 1 को तो इस्टेब्लिश होता है लोकसभा ने 5 मई को। तो ये अक्टूबर 1 वाली डेट आप याद रखिएगा। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ की इंस्टीट्यूशन इन इम्प्लीमेंटिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एंड भगौड़ा जो है, भगौड़ा लोग जो होते हैं उनको जो भी घोषित यही करता है। ठीक है, कि कितने लेके भागे हैं, ये सारी चीज़ें सब पे कर्व लगाता है ये बोर्ड। ठीक है, लिक्विडेटर यानी जिसकी कंपनी है जो लिक्विडेट कर रहा है, सेल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। उस कंपनी में जितने लोग भी शामिल हैं, स्टेक जिनका कुछ ना कुछ लगा हुआ है, 15 दिन के अंदर अगर उसको जो है वो लिक्विडेट करना है कंपनी को, तो ये लिस्ट बनानी पड़ेगी 15 दिन के अंदर कि हमारा जो है इतना पैसा है, मतलब कंपनी है तो शेयर्स हमारे इतने हैं, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके ये शेयर्स हैं। ठीक है, तो पहले इसमें 45 दिन का समय दिया जाता था, 15 दिन का कर दिया गया है। ठीक है, और जो अगर डिस्ट्रीब्यूट जो है मतलब अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई, मतलब बिक गई, तो उसका जो प्रोसीड निकलेगा तो उसको 30 दिन के अंदर सब में बांटना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स में आपका हिस्सा जो आप रखेंगे शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। पहले 6 महीने था। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड जो है 30 डेज के अंदर आपको करना है। तो यही जो है सिंपल नॉर्म्स है। एडवाइजरी कमेटी फॉर सेमीकॉन इंडिया फॉर्म्ड इन MIT दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो एडवाइजरी कमेटी जो है सेमीकंडक्टर इंडिया पे फॉर्म की गई है, बस और कुछ नहीं। सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया कब आया था, बस ये ध्यान दीजिए। तो ये 15/12/2021 को इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया, जिसके तहत ये है लक्ष्य रखा गया है कि इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। कब आया था? 15 दिसंबर 2021 को इंडियन मिशन ऑन सेमीकंडक्टर या भारत का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था स्कीम। ठीक है, सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, कमिटी इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड की इनपुट्स फॉर बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ग्लोबल इनहेंस इंगेजमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन, IP जनरेशन। ठीक है, इन सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम, इनेबल एन इकोसिस्टम टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड MSMEs इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, तो यही है पूरा और कुछ है नहीं।
तो गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर 5 न्यू साइट्स फॉर लोकेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन फ्यूचर। तो 5 नई साइट्स को जो है के लिए अप्रूवल दिया गया है कि अब जो है 5 नई साइट्स देखिए कहाँ कहाँ प्रोबेबल साइट्स है, कहाँ पे 5 और न्यूक्लियर पावर प्लांट भविष्य में लगाए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो है जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, बस इतना सा। चेयर कौन करता है CCCEA को? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है फॉर 5 न्यू साइट्स, ठीक है। तो इनको लोकेट करिए, बताइए कहाँ पे ये साइट्स हैं उचित, और भविष्य में इन पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट में जो है 22 अपने पास रिएक्टर्स हैं, ठीक है, सारे चल नहीं रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल लिखा है लेकिन ऑपरेशनल नहीं, 22 इन द कंट्री विद द टोटल कैपेसिटी ऑफ 6780 मेगावाट्स। तो इसमें से कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इन जनवरी 2021 वन रिएक्टर कलपक्कम 3 दैट जनरेट 700 मेगावाट हैज बीन कनेक्टेड टू द ग्रिड, ठीक है। तो जनवरी में 2021 में कलपक्कम 3 ग्रिड से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। ऑल्सो 10 रिएक्टर्स आर इन वेरियस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये 22 में से 10 जो हैं वेरियस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे है, और जो भी ये सारे बन जाएंगे तो 8000 मेगावाट इंडिया में आपका न्यूक्लियर पावर जनरेशन की कैपेसिटी हो जाएगी। अभी कितनी है? 6780 मेगावाट, ये याद रखिएगा, ठीक है। और टोटल जो है 22 रिएक्टर्स हैं, ठीक है, 22 रिएक्टर्स हैं, 10 जो है प्रोसेस में है, 5 और आएंगे तो 22 5 27 हो जाएंगे। द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑफ कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच 22,480 मेगावाट। कब तक? 2031 तक हमको करना है, ठीक है। फ्यूल फैब्रिकेशन सेंटर बनाना है, कैपेसिटी डेवलप करनी है। तो हमारे पास अभी एक फ्यूल फैब्रिकेशन सेंटर है, मतलब जहाँ पे हम फ्यूल को तैयार करते हैं इसके लिए। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है NFC, कहाँ पे? हैदराबाद में। अपकमिंग फैसिलिटी कहाँ पे आ रही है NFC? तो कोटा राजस्थान में आ रही है, ठीक है। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की जो डिमांड्स है उसको पूरा करने के लिए 3 टाइप के रिएक्टर्स होते हैं, उनका नाम आप हमें कमेंट में बताइए। एक तो आप ये देख लीजिए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, अलग दो कौन से हैं वो बताइए। एक बार हम रिएक्टर्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट में हैं छोटी सी नज़र देख लेते हैं। तो आपको वेस्ट बंगाल में एक रिएक्टर है, उसका नाम है हरिपुर रिएक्टर, ठीक है। एक रिएक्टर है 6, इसमें जो है 6 यूनिट्स हैं, ठीक है, 6 यूनिट्स है, मतलब 6 यूनिट्स 1000 मेगावाट की, ठीक है। मतलब अभी ये सारे चल नहीं रहे हैं, ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश में बरगी है, बरगी न्यूक्लियर पावर प्लांट, बस ये ध्यान दीजिए कहाँ पे कौन है। तमिलनाडु में क्या है? कलपक्कम है, और तमिलनाडु में ही कुंदाकुलम है। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। 2 वाले स्टेट जरूर याद रखेंगे। तो तमिलनाडु में कौन कौन सा है? एक तो कलपक्कम और एक कुंदाकुलम, ठीक है, कलपक्कम और कुंदाकुलम, ठीक, 2 हैं तमिलनाडु में। कर्नाटक में एक है, कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। महाराष्ट्र में 2 हैं, ये देखिए आप, महाराष्ट्र में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में है। कौन कौन सा है? तो पहला है तारापुर, दूसरा है जैतपुर। दोनों पुर जो है कहाँ पे हैं याद रखिएगा, दोनों पुर, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। तारापुर और जैतपुर दोनों पुर से हैं, वो महाराष्ट्र में है, याद करने का आसान तरीका, ठीक है। के से कैगा, के से कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक। तमिलनाडु का नाम आपको क्लियर ही हो रहा है क्योंकि आंध्रा में नहीं है, केरला में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, ठीक है। तो कैगा आपको कर्नाटका का ही हो गया। जो भी साउथ नाम आपको लगी, कुंदाकुलम और कलपक्कम, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपने देख ही लिया, मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में बरगी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में कोहड़ा है। कोहड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो गुजरात में भी 2 हैं। गुजरात में पहला है मीठी वर्दी, दूसरा है ककरापार। ककरापार जो है काऊ की वैरायटी आती है, ब्रीड आती है गुजरात की, सॉरी, इससे आप जो है इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान में रावत भाटा है। वहीं जो है आपका हरियाणा में कुम्हरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और यूपी में आपको पता है कि नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, यूपी का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपका IMF जो है, इन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे अपनी एक जो है रिपोर्ट जाहिर की है, ठीक है। क्या बोला है IMF ने, बस सुन लीजिए। तो IMF ने कहा है कि इंडिया का जो प्रोग्राम था, जो कि मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था, कौन सा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 80 करोड़ जो है गरीबों को मुफ्त 5 किलो राशन पर फैमिली के पर मेंबर को दिया गया, ठीक है, 80 करोड़ फैमिलीज को। इसके तहत इंडिया का 80 करोड़ पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाने से बच गया है, एज पर द IMF।
बस इतना ही है। द फ्री फूड ग्रेन्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये कोविड के समय में लॉन्च किया गया था मार्च 2022 में, अभी भी चल रहा है, कई बार बंद किया गया, चालू किया गया, ठीक है। इसमें 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स दिए गए एवरी मंथ टू ईच बेनिफिशियरी फैमिली फॉर द फ्री, ठीक है। ईच बेनिफिशियरी याद रखिएगा सबको, फिर पूरी एक फैमिली को सिर्फ 5 किलो नहीं है, फैमिली में जितने बेनिफिशियरी हैं रजिस्टर्ड उनको 5 किलो पर हेड मिलेगा, ठीक है, फ्री, ठीक है। ये है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना या गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पीडीएस दिया जाता था, ठीक है, पीडीएस जो दिया जाता था वो मिल ही रहा था। तो इसमें जो है आपको पता है 1-3-2 रुपए वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, तो ये चल ही रहा था, लेकिन ये फ्री था, ठीक है। इन एडिशन टू फूड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच इज प्रोवाइडेड सब्सिडाइज रेट ऑफ 2-3 रुपीज़ kg इज कॉन्टिन्यूड, ठीक है। तो इसमें जो चावल 3 रुपये है, गेहूं 2 रुपये है, ये वाला रेशियो है, ठीक है। ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट 2022 की आई है, किसने लाया? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का देखते हैं हाईलाइट क्या है, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि जो पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है, पेरिस एग्रीमेंट के 2 टारगेट्स हैं, कौन सा? पहला तो 1.5 डिग्री जो सेल्सियस रीच करना है, ठीक है, हमको 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है जो है टेम्परेचर, और एक 2050 तक नेट जीरो जो है इमिशन ले आना है 2050 तक। तो इन्होंने कहा, इस रिपोर्ट ने, ग्लोबल विंड एनर्जी रिपोर्ट ने कहा कि 2021 में जो टोटल जो है विंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो 94 जो है आपका गीगावाट टोटल हुई है इंस्टॉल 2021 में, पूरे वर्ल्ड वाइड में 94 गीगावाट इंस्टॉल हुई है। तो इन्होंने बोला कि इसको 4 टाइम करना होगा, इसको क्वाड्रपल करना होगा, 4 गुना करना होगा इन दोनों टारगेट्स को, 1.5 डिग्री वाले और 2050 तक जीरो एमिशन की टारगेट को पूरा करने के लिए लगभग 400 गीगावाट हर साल इंस्टॉल करना पड़ेगा विंड एनर्जी, तब जाके ये टारगेट पूरा होगा, ठीक है। और 2021 में टोटल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है 2020 में 837 गीगावाट है और 2021 में 94 गीगावाट इंस्टॉल की गई, ठीक है, ये याद रखिएगा। डिक्लाइन क्यों हुआ? तो डिक्लाइन हुआ ऑनशोर विंड मार्केट में, ठीक है। ऑनशोर, ऑफशोर और ऑनशोर क्या होता है? ऑनशोर जो आपके पवन चक्कियां लगाई जाती हैं जमीनों पे, ठीक है, ये ऑनशोर होती हैं, और ऑफशोर जो होती हैं जो समुद्र के किनारे जो है विंड जो है हवाओं से, जो समुद्र की हवाओं से जो विंड एनर्जी तैयार की जाती है उसको बोलते हैं। तो इंडिया जो है, अभी आप देख लीजिए कि इंडिया में ज़्यादातर ऑनशोर विंड है अभी तक। तमिलनाडु जो है, ये वाला जो आपका स्टेट है, ये बेस्ट है, बेस्ट परफॉर्मर है इन प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, ठीक है, गुजरात, ठीक। और लेकिन अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो पहले नंबर पे गुजरात है पोटेंशियल की, दूसरे नंबर पे राजस्थान है पोटेंशियल में, ठीक है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है पोटेंशियल में, ठीक है। तमिलनाडु चौथे या 5वें पोजीशन पे आता है, लेकिन प्रोडक्शन में तमिलनाडु फर्स्ट है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, ये याद रखिएगा। तो डिक्लाइन जो हुआ है ऑनशोर विंड मार्केट में ड्यू टू स्लो डाउन इन चाइना एंड यूएस, ठीक है। वर्ल्ड्स 2 लार्जेस्ट विंड मार्केट कौन कौन से? चाइना और यूएस। एडेड 72.5 गीगावाट ओनली वर्ल्ड वाइड, ठीक है, 18% डाउन है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। ऑफशोर विंड मार्केट प्रेजेंटेड पॉजिटिव फिगर इन 2021, 21.1 गीगावाट कमीशन किया गया, देख रहे हैं। तो ऑफशोर ज़्यादा होता है कि ऑनशोर? तो ऑनशोर ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड वाइड में भी, ठीक है, और इंडिया में भी ऑनशोर ही ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया इंस्टॉल 1.4 गीगावाट इन 2021 और इंडिया वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे है, ये भी याद रखिएगा विंड वर्ल्ड में। एक्सीडिंग, पिछले साल हमने क्या किया था 1.1 गीगावाट, इस साल 1.4 गीगावाट इंस्टॉल किया है, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट इन विंड पावर जनरेशन इन इंडिया तमिलनाडु है, बट इफ यू लुक पोटेंशियल देन गुजरात फॉलोड बाय राजस्थान इज एट फर्स्ट पोजीशन। तमिलनाडु जनरेशन में, पावर जनरेशन में फर्स्ट पे है, लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो गुजरात पहले पे, क्योंकि गुजरात की जो आपको पता है कि कोस्ट लाइन जो है सबसे ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? तो गुजरात की है, उसके बाद राजस्थान है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। द कंट्री करेंटली हैव द 4th हाईएस्ट विंड इंस्टॉल कैपेसिटी इन द वर्ल्ड विद टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 39.25 गीगावाट। तो अभी अपने पास कितना है? तो लगभग 40 गीगावाट या 39.25 गीगावाट हमारे पास मार्च 2021 में जो ये डेटा है विंड एनर्जी टोटल इंस्टॉल इतनी है, अब तक 40 हो गई होगी, ठीक है, 40 गीगावाट के आसपास, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इंडिया जो है 4th है पूरे वर्ल्ड में। जैसे हमने बोला कि गुजरात के पास लंबी कोस्ट लाइन है, तो सिर्फ कोस्ट लाइन ही नहीं मैटर करती, जैसे इस्चरीज हैं वो भी सहायता करती हैं विंड एनर्जी को, क्योंकि वहाँ हवा बन के आती है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इंफोसिस और रोल्स रॉयस ने
एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। कहाँ पे? बेंगलोर में। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस और रोल्स रॉयस ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर बनाया है बेंगलोर में, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, और इस बार का थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ठीक है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, इस बार की थीम रही। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर ने लॉन्च किया है डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? शेखावत जी हैं, शेखावत, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इसका काम क्या है? वही कि गंगा कैसे बह रही है, कैसे सारी चीज़ों का ट्रैकिंग करना बेसिकली। तो नमामि गंगे का जो मिशन है आपका NMGC, इसका कार्य कैसा चल रहा है, इसकी ट्रैकिंग करने के लिए ये कमेटी लॉन्च की गई है, ठीक है। अर्थ गंगा क्या है? अभी न्यूज में रहा था, प्रधानमंत्री जी ने ये अपने भाषण में अर्थ गंगा टर्म यूज किया था। तो क्या है इसको बताइए, ठीक है। NMGC दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर हैं वो जी अशोक कुमार हैं, काफी न्यूज में है इसलिए नाम याद रखेंगे, जी अशोक कुमार, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, जी अशोक कुमार। इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, एक्सपोर्ट जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, मतलब एकदम भयंकर। अब तक जो है इतना जो है एक्सपोर्ट नहीं हुआ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जितना इस बार हुआ है, ठीक है। 50 बिलियन की जो है वो टच को इसने क्रॉस कर दिया है। एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया में 50 बिलियन से ज़्यादा का हुआ है। पिछली साल ये 42 बिलियन के आसपास था, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 50 बिलियन का, ग्रोथ कितने का है? लगभग 20% का, ठीक है। 2021-22 में इन स्पाइट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड लॉजिस्टिकल चैलेंज वगैरह भी थे, लेकिन फिर भी जो है 50 बिलियन का हमने आंकड़ा जो है टच कर लिया, ठीक है। तो अब तक का सबसे हाईएस्ट है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडिया का। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट आई है 2022 की, इसमें कुछ नहीं कहा गया है, बस इंडिया का और एशिया का जो है ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये निकालता कौन है? तो ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कहाँ पे है ये? इसका हेडक्वार्टर मनीला में। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में, ठीक है। तो इन्होंने प्रोजेक्ट किया 7% कलेक्टिव ग्रोथ ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमीज। तो साउथ एशियन इकोनॉमीज में कौन कौन सी आती हैं? तो आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा आता है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान को कभी रखते हैं कभी नहीं, अफगानिस्तान को शायद नहीं रखते हैं। तो ये पूरा साउथ एशियन का इन्होंने बताया, ये पूरा जो है कलेक्टिव इकोनॉमी 7% पे ग्रो करेगी, 7% पे। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो 7.5 बताया है, ठीक है, 7.5 बताया है। तो कलेक्टिव ग्रोथ ही 7% 2022-23 के लिए, लेकिन इंडिया का जो है 7.5 बताया है। बिफोर, इससे पहले जो बताया था इन्होंने 23-24 के लिए ये जो बताया था 8% बताया था, उसको कम कर दिया है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ईस्ट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट आया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी लोअर कर दिया है, ग्रोथ रेट कम कर दिया है पैसिफिक और ईस्ट एशिया के लिए, 5% कर दिया है 5.4% से, ठीक है, अक्टूबर 2021 के फोरकास्ट में, ठीक है। और वार्न किया है कि और भी नीचे जा सकती है अगर कंसिस्टेंट जो है ये प्रॉब्लम बनी रही, 4% तक भी जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और ने जो है कोलैबोरेट किया है किसके साथ? CII दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और बिल एंड मेलिंडा गेट्स। तो इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, तीनों लोगों ने मिलके, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने, CII ने और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने। प्रोग्राम का नाम है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। तो कहाँ से लॉन्च किया? उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से। तो इस प्रोग्राम का काम क्या होगा? तो इस प्रोग्राम का काम होगा कि ये स्टेक होल्डर्स के साथ वर्क करेगा फ्रॉम वेरियस सेक्टर टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ, तो लाइफ स्टॉक्स की, जानवरों की, ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ हेल्थ, वाइल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो मतलब एक लॉन्ग उस पर काम करने वाला है, चारों मतलब बहुआयामी काम होगा वन हेल्थ प्रोग्राम का, ठीक है। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह पे उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है और जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने इसको लॉन्च किया है अलॉन्ग विथ CII और बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में लॉन्च किया गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है। बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा और इसका एक वाइड एस्पेक्ट है, मतलब एनवायरमेंट हेल्थ, लाइव स्टॉक हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, सारी चीज़ें इसमें दिखी जाएंगी, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू NEP, अभी पहले ही बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिस्पॉन्स में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसका खुद का जो एक पैनल बनाया है टू फॉर्म इट्स ऑन एजुकेशन पॉलिसी, अपनी खुद की एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तो इस पैनल को हेड कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं D मुरुगेशन, इसको हेड कर रहे हैं पैनल को। और इस पैनल में जो है विश्वनाथन आनंद, जो सबको पता है इनका नाम, चेस चैंपियन रह चुके हैं,
और कार्नेटिक म्यूजिशियन है टीएम कृष्णा, ये सब शामिल है। ठीक है, चलिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेज एग्जीबिशन, तो एक एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो कब से कब तक के लिए? 1757। यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध, टू 1947 पे एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। किसने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया। बस इतना ही याद रखिए, किस मिनिस्ट्री ने किया, कब से कब तक के लिए एग्जीबिशन हुआ। ठीक है, और एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया था ओम बिरला ने। ठीक है, 4 अप्रैल 2022 को। एक आया है पॉजिटिव पे सिस्टम, पॉजिटिव पे सिस्टम, बहुत न्यूज में रहा है। पॉजिटिव पे सिस्टम क्यों न्यूज में है और क्या है ये? तो बेसिकली जो चेक्स होते हैं, चेक जो लोग चेक देते हैं, ठीक है, तो चेक्स पे निगरानी रखने के लिए, ठीक है, ये एक पॉजिटिव पे सिस्टम है। जैसे आप किसी को पेई जो किसी को जो है चेक दे रहे हैं, किसी ड्राइवी को किसी के नाम से चेक बनाए, तो बैंक कहता है कि पहले जो है आप हमको एसएमएस या जो किसी व्हाट्सएप या किसी और मीडियम से क्लियर करें कि पेई का नाम क्या है, अमाउंट कितना है, ये सारी चीज़ें कितनी हैं। तो यही है पॉजिटिव पे सिस्टम। ठीक है, इसको एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम किसी चीज़ से किया जा सकता है। ठीक है, फ्रॉड को रोकने के लिए बेसिकली। ठीक है, इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022 आई है। ठीक है, 1986 के आसपास जो है ट्रीटी साइन हुई थी, एंटार्क्टिक ट्रीटी। ठीक है, और बिल जो है अभी आ रहा है अप्रैल 1, 2022 में। बिल सीक्स टू गिव इफेक्ट टू एंटार्क्टिक ट्रीटी, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, प्रोटोकॉल इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। इसके लिए किया गया कि वहाँ के अंटार्कटिक के इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए इसका काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर था, इसलिए जो है अब लाए हैं। काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका है, पहले तो 40 साल से वेट ही कर रहे थे। इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट अंटार्कटिक इन्वायरमेंट एंड रेगुलेट एक्टिविटीज़ इन द रीजन ऑफ अंटार्कटिक। ठीक है, द रॉस आइलैंड कहाँ है ये आप हमको बताइए, रॉस आइलैंड। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ द बिल विल अप्लाई टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, वेसल या एयरक्राफ्ट को, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपेडिशन का जो पार्ट होगा टू अंटार्कटिका, सबके ऊपर ये अप्लाई होगा। एक परमिट लेना होगा तभी जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते हैं। तो ये अभी आपको पता होगा कि ऑकस, आपको सबको पता है ऑकस, वही नीचे वाली टॉपिक ऐसे ही डिस्कस कर देते हैं। तो ऑकस जो है ये एक ग्रुपिंग है, अलायंस है, डिफेंस अलायंस है। किसका किसका? तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का, 3 कंट्रीज का। ठीक है, अलायंस है। तो इसमें क्या है, 15 सितंबर 2021 को ये अलायंस साइन किया गया। ठीक है, 3 कंट्रीज का। क्यों साइन किया गया? तो आपको पता है कि ये यूके है, ठीक है, ये नीचे मैक्सिको वगैरह है, ये ऐसे, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये यूके है, ये यूएस है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे यूके है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है चाइना है, चाइना के नीचे ऐसे इंडिया है। ठीक है, चाइना है। ठीक, यहाँ पे चाइना है। तो इन्होंने कहा कि हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे, न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ऑकस में पहले शुरू में डिफेंस अलायंस है, तो इन्होंने बोला, दोनों ने, किसने, यूके ने और यूएस ने, कि आपको न्यूक्लियर सबमरीन दिया जाएगा टू कैटर चाइना इन साउथ चाइना सी। चाइना को कैटर करने के लिए इसको न्यूक्लियर सबमरीन दी जाएगी। ठीक है, तब तक तो अभी यही बात हो गई थी, लेकिन अभी जो है ये कहा गया कि अब जो है ये कोलैबोरेट करेंगे ऑन हाइपरसोनिक वेपन्स पे भी। मतलब ऑस्ट्रेलिया को एकदम स्ट्रेंथन करना इनका ये वो है कि ऑस्ट्रेलिया आराम से कैटर कर सके चाइना को साउथ चाइना सी में। ठीक है, ऑकस इज अ डिफेंस अलायंस, द ट्रायो सेड दैट दे वुड वर्क ऑन हाइपरसोनिक्स इन एन एक्सपेंशन ऑफ दियर रिसेंट ऑकस डिफेंस। तो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी तक तो जो है आपको पता है न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में जो है बात हुई थी, अब जो है हाइपरसोनिक वेपन्स पे भी बात कर रहे हैं। ऑकस का आपको पता चल गया, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ठीक है, डिफेंस अलायंस विच विल इक्विप ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री क्लाउड। तो पहले ये था, अभी बढ़ा दिया है कि हम हाइपरसोनिक वेपन्स भी लाने वाले हैं। ऑकस क्या है तो वही बता दिए, इट इज ए स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस इनिशियली टू बिल्ड क्लास ऑफ न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन। शुरुआत में तो ये था, लेकिन बट ऑल्सो टू वर्क टुगेदर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और भी काम करने हैं, वेयर द राइज ऑफ चाइना इज द सीन एज इंक्रीजिंग थ्रेट टू डेवलप वाइडर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब ये ऑकस की डील हुई, ऑकस की जब डील हुई ना, तो 2 कंट्रीज जो है बहुत नाराज थी। कौन कौन से कंट्रीज नाराज थी? एक तो चाइना के विरुद्ध ही हुई थी ये, चाइना को कैटर करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये तो नाराज होंगे। दूसरे फ्रांस वाले भाई साहब भी नाराज हो गए, इमैनुअल मैक्रोन। ये क्यों नाराज हुए? तो इमैनुअल मैक्रोन जो है, इनका जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ डील था, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील था किस चीज़ के लिए कि 12 जो है
12 जो है डीजल सबमरीन जो है, डीजल सबमरीन जो है फ्रांस इनको सप्लाई करने वाला था। जब ये यूएस और यूके ने बोल दिया कि हम आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन देंगे, तो ये डीजल सबमरीन का क्या करेंगे, तो इन्होंने डील कैंसिल कर दी। तो इस वजह से जो है फ्रांस नाराज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022। बस ये नाम याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022। किस लिए किया है, तो त्रिपुरा के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको अभी ट्राइबल जो है इंडिया के जो है 5th शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया था, उसको जो है शेड्यूल लिस्ट में शामिल करने के लिए त्रिपुरा के इन ट्राइब्स को ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो मिले हैं किससे, मार्क रूती से। तो मार्क रूती पीएम है नीदरलैंड के, और मिले कहाँ पे, तो एम्स्टरडैम में मिले हैं, एम्स्टरडैम में, ये ध्यान रखिएगा। HAL दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने एक इंक पैक्ट किया है, पैक्ट साइन किया है बेसिकली विद द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो HAL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। बस ये ध्यान है, टू कन्वर्ट मतलब बदलना है किसको, सिविल एयरक्राफ्ट जो हमारी थी इनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में तब्दील करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम इजराइल से साइन किए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया गया, 6 अप्रैल को। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की, सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट इन दिस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यूक्रेन का एक रीजन है बुचा रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, तो आपको पता है ये यूक्रेन की जो कीव है, कीव जो कैपिटल सिटी है, इसी का सबअर्बन पार्ट है, बगल में ही है बुचा। तो बुचा में क्या हुआ कि यहाँ पे सैटेलाइट इमेज से पता चला कि लगभग 300 लाशें, किसी का हाथ कटा हुआ, पैर कटे हुए, मुंह जला हुआ, 300 लाशें मरी हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो इसको जो है जो एक नरसंहार का श्रेय दिया जा रहा है, और वर्ल्ड वॉर 2 में जैसी कंडीशन हुई थी वैसा बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए बूचा काफ़ी न्यूज में रहा, बस ये जानिएगा बूचा। ठीक है, ये यूक्रेन में पड़ता है। ठीक, बूचा यूक्रेन में पड़ता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 का, या ये जीनोसाइड है, एक तरह का जीनोसाइड है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला हो गया। रशिया का वैगनर ग्रुप क्या है, ठीक, तो जो वैगनर ग्रुप अभी अभी न्यूज़ में आया है ज़्यादा, तो वैगनर ग्रुप जो है आपको पता है कि ये रशिया की जो है प्राइवेट जो है मर्सनरी ग्रुप है, या प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप कह सकते हैं इसको। ठीक है, रशिया में मर्सनरीज रखना अलाउड नहीं है, फिर भी ये है। ठीक है, ये हैं और ये काफ़ी क्लोज माने जाते हैं पुतिन के। ठीक है, ये वैगनर ग्रुप जो है पुतिन का ही काफ़ी क्लोज माना जाता है, मतलब पुतिन कभी संकट में होते हैं तो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी अभी इनका जो है प्रेजेंस माना गया है यूक्रेन में, 1000 से ज़्यादा वैगनर जो है सोल्जर्स जो हैं दोनाबास वाले रीजन में मौजूद हैं। दोनाबास वाले रीजन में, दोनाबास वाला वही जो है ईस्टर्न मोस्ट रीजन है यूक्रेन का दोनाबास, जहाँ पे सेपरेटिस्ट रहते हैं। लुहांस्क वाला, लुहांस्क पता है ना, लुहांस्क वाला रीजन दोनाबास वाले रीजन में। ठीक है, वैगनर ग्रुप क्या है, तो ये प्राइवेट रशियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। वैगनर ग्रुप केम टू ग्लोबल प्रोमिनेंस कब आया, तो जब क्रीमिया का एक्सटेंशन किया था रशिया ने 2014 में, तब वैगनर ग्रुप सबसे पहले सामने आया था, बहुत ज़्यादा इसका नाम हुआ था। ठीक है, तो ये और भी जगह पे काम करता है वैगनर ग्रुप, जैसे यूक्रेन में, सीरिया में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ठीक है, लगातार काम कर रहा है। अभी अभी आपको पता है कि माली से फ्रांस 9 साल के बाद चला गया है। फ्रांस जो है 9 साल के बाद माली से फ्रांस चला गया है, अपनी फोर्सेस हटा ली हैं। ठीक है, यहाँ पे माली में जो है इस्लामिक फोर्सेस का, इस्लामिक टेररिस्ट का काफ़ी आतंक रहा है। तो यहाँ पे जो माली के प्रेसिडेंट ने हैं, इन्होंने वैगनर ग्रुप को बुलाया है। रिसेंट एक्टिविटी 2021 की बता रहे हैं, इस वजह से जो है ये फ्रांस जो ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज हैं वैगनर ग्रुप के बारे में, जानते रहिए। ठीक है, सूडान बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन नाइल रिवर को समझाने के लिए एक छोटी सी न्यूज़ भी डाल दी है। तो सूडान जो है आपका ये है सूडान। ठीक है, सूडान में क्या हुआ, एक बोट डूब गई। ठीक है, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और सारी वुमेन्स थी, डूब गई ब्लू नाइल में। ठीक है, इसमें ब्लू नाइल पे बोट डूबने से 23 जो है महिलाओं की मौत हो गई। ठीक है, 23 महिलाओं की सूडान में। ठीक है, साउथ सूडान में नहीं, सूडान में। तो ब्लू नाइल साउथ सूडान में बहती ही नहीं है, सिर्फ सूडान में बहती है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि साउथ सूडान आप देख रहे हैं, ये है साउथ सूडान। ठीक है, तो ब्लू नाइल सिर्फ सूडान में बहती है। ठीक, ये याद रखिएगा। 23 मतलब टोटल जो है 6 लोग बाहर निकल के आए और 23 लोग डूब गए। तो ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, तो ब्लू नाइल लेक ताना से निकलती है। लेक ताना है कहाँ, तो लेक ताना पड़ता है इथोपिया में, इथोपिया में पड़ती है लेक ताना, यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है। और ये सूडान के खौरतुन में व्हाइट नाइल से मिलती है।
और वाइट नाइल विक्टोरिया लेक से निकलती है। विक्टोरिया लेक तीन जो है कंट्रीज़ के बॉर्डर पे है, एक केनिया है, एक युगांडा है, एक तंजानिया है, 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर पे पड़ता है और ये दोनों मिलके बनाती हैं नाइल रिवर। ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलके बनाती हैं नाइल रिवर। और बड़ी इसमें कौन है, तो बड़ी है वाइट नाइल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वाइट नाइल सबसे बड़ी है, ब्लू नाइल उससे छोटी है, ठीक है। यहाँ खार्तूम में दोनों मिलती हैं और नाइल रिवर का निर्माण करती हैं, जो कि इजिप्ट की में जाके मेडिटेरियन सी में गिरता है, ठीक है। और ये जो विक्टोरिया लेक है ये ग्रेट लेक्स का पार्ट है, यहाँ पे ढेर सारी लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स का पार्ट है। और यहीं तंजानिया में माउंट किलिमंजारो भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाइब्रिड क्या है, तो हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी है बेसिकली। इससे ग्रीन जो है स्टील या बनाने का वो किया जाएगा कि इससे जो है ग्रीन स्टील बनाया जाएगा। तो इसमें बेसिकली प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन में जो फ्यूल यूज होंगे वो हाइड्रोजन यूज होगा, जिससे एमिशन नहीं होगा। तो इस फ्यूल को ये जो प्रोडक्ट को ग्रीन स्टील इसलिए नाम दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से CO2 इमिशन एकदम खत्म कर दिया जाएगा, डिकार्बोनाइज कर दिया जाएगा स्टील इंडस्ट्री को ही। तो इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अभी स्वीडन ने डिलीवर किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ स्टील प्रोड्यूस्ड विदाउट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्या, ग्रीन स्टील, ठीक है, ग्रीन स्टील, मेजर माइलस्टोन ऑन द रोड टुवर्ड्स कटिंग कार्बन एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, ठीक है। तो स्वीडन का जो सबसे ज़्यादा एमिशन है, 10% का एमिशन जो है ये स्टील इंडस्ट्री से ही लगभग होता है, इसलिए स्वीडन काफ़ी परेशान था। तो इसलिए इन्होंने ग्रीन स्टील का ये जो कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी इस समय फेमस है, ठीक है। WHO का जो है एयर क्वालिटी डेटाबेस 2022 का अपडेट हुआ है अभी, ठीक है। तो ये जो WHO का एयर क्वालिटी डेटाबेस है, इसी पे जो है IQ एयर जो है, जो स्विट्जरलैंड की संस्था, वो अपनी रिपोर्ट भी देती है। 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है बेस होती है ये WHO का जो एयर क्वालिटी डेटाबेस है इसी पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं WHO का एयर क्वालिटी डेटाबेस 2022 का क्या है। तो इसमें अराउंड 99% कहा गया है ऑफ द पॉपुलेशन इंटायर वर्ल्ड की ब्रीथ कर रही है वो एयर जो WHO के लिमिट के हिसाब से सही नहीं, ठीक है, ठीक है। टोटल इन्होंने जो है लगभग 6700 जो है सिटीज़ में सर्वे किया है, 6700 सिटी 117 कंट्रीज को कवर किया है। इसमें कह रहे हैं कि लगभग 99% पॉपुलेशन जो है ब्रीथ कर रही है एयर जो कि हमारी जो लिमिट्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बाहर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO डेटा ऑलमोस्ट द इंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन दैट इज 99%, कहीं पे 96% दिया हुआ है, ब्रीथ द एयर दैट एक्सीड्स WHO एयर क्वालिटी लिमिट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। द पीपल रिसाइडिंग इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे जो ज़्यादा ये दिक्कत है एक्सपोजर की, तो लो और मिडल इनकम कंट्रीज में, ठीक है। तो इस बार पहली बार WHO ने नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी जो है पार्टिकुलेट मैटर के साथ वो किया है, मैप किया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को पहली बार किया है। तो ये जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, चाहे पार्टिकुलेट मैटर हो, PM10 हो या 2.5 हो, ये जो है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये बड़े पॉल्यूटेंट्स हैं और इनको मेजर किया है, ठीक है। थ्रू दीज फाइंडिंग WHO हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्बिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। WHO for the first time has taken the ground measurement of annual mean concentration of nitrogen dioxide, जो हमने पहले ही बताया था, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो मैंने बताई थी कि WHO के डेटाबेस पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। निकालता कौन है इसको, तो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है स्वीडन की जो है IQ एयर निकालती है, ये याद रखिएगा, IQ एयर, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या हुआ है, तो दिल्ली जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे जो है पॉल्यूटेड जो है कैपिटल सिटी है। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है, दिल्ली है, ठीक है। अगर सिटी की बात करें सिर्फ, तो इंडिया का भिवाड़ी वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड नहीं, फॉलोड बाई गाजियाबाद, दिल्ली और जौनपुर, ठीक है। भिवाड़ी, गाजियाबाद, दिल्ली और जौनपुर। सिटी की बात करें, अगर कैपिटल सिटी की पूरे वर्ल्ड में बात करें तो दिल्ली फर्स्ट पे है, ठीक है। कंट्री की बात करें तो कंट्रीज में अगर देखें तो बांग्लादेश फर्स्ट पे है, ठीक है। उसके बाद चाड है, अफ्रीकन कंट्री सेकंड पे है, पाकिस्तान थर्ड पे है, तजिकिस्तान फोर्थ पे है और इंडिया का पोजीशन 5th नंबर पे है। 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इंडिया है, ठीक है। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर रिलीजेस द रिपोर्ट एंड इट इज द फर्स्ट मेजर ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट बेस्ड ऑन द अपडेटेड एनुअल WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर PM 2.5। अभी मैंने पहले ही बताया था, ऑफ दिस 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया इन, तो बेसिकली कह रहे हैं कि 15 जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो वर्ल्ड में है, ठीक है, वर्ल्ड में नहीं, जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में है, इसमें से 12 सिर्फ इंडिया में है, ठीक है। रिपोर्ट एनालाइजेस PM 2.5 पॉल्यूशन इन 7475 कंट्रीज, 6475 सिटीज़ में ऑफ 170 कंट्रीज को ये रिपोर्ट एनालाइज करती है, ठीक है। इस हिसाब से अपना डेटा देती है, ठीक है।
तो एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया है टू स्प्रेड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो मैस्कॉट का नाम है प्राकृति, बस ये याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने एक मैस्कॉट लॉन्च किया है जिसका नाम प्राकृति है, ठीक है। और जो है ये सारी चीज़ें अब ध्यान रखेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका किसने लॉन्च किया, क्या काम है, बस ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है 88% बढ़ गया और अब तक का सबसे ज़्यादा है। कब? फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो ये दुख वाली बात है कि नहीं, ये आप देख लेंगे आपको पता चलेगा। तो ये 192 बिलियन का जो आप ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं 87.5% का 21-22 के लिए, पिछली साल ये जो है 20-21 में 102 बिलियन था, ठीक है। और इस बार जो है कितना है? 192 बिलियन है। तो लगभग सीधे 88% 90 बिलियन का इंक्रीज देखने को मिल गया हमको ट्रेड डेफिसिट में। तो ऐसा हुआ क्यों? तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो है हमने जो एक्सपोर्ट किया है, टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 417 बिलियन का किया है 2021-22 में, ठीक है, 417 बिलियन का। और टोटल इंपोर्ट जो किया है वो 610 बिलियन का किया, पिछली साल से 54% ज़्यादा है। तो ये जो दोनों के बीच में गैप है ना, वो है आपका 192 बिलियन, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हमने बहुत ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम नहीं किया। 417 बिलियन बहुत होता है, ठीक है, ये भी हाई है पिछली साल से। और इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है, तो ये भी हाई है। तो ये टोटल गैप आया 192 मिलियन का। तो यही है हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रेड डेफिसिट है, ये अच्छी बात नहीं है इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मंथली मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हैज़ रीच्ड द 40 बिलियन टारगेट, ठीक है। मार्च 2021 में जो है इंडिया 2022 में इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है वो 40.38 बिलियन का किया है, ठीक है। पिछली साल से मार्च 2021 में से 14.53% का इंक्रीज है। और ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड हाई जो है एक्सपोर्ट है, रिकॉर्डेड एक्सपोर्ट है, याद रखिए। अब तक हमने इतना एक्सपोर्ट नहीं किया किसी एक महीने में। मार्च 2022 में हमने 40.38 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए, ठीक है, तो इंपोर्ट भी हमने सबसे ज़्यादा किया है। इंपोर्ट कितना किया है मार्च में? तो 59.57। तो आप देख रहे हैं मार्च में, अगर मार्च 2022 का हम ऐसे डेटा देखें, मार्च 2022 में, तो हमने ये यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना किया? एक्सपोर्ट किया हमने 40.38 बिलियन का, ठीक है। और इंपोर्ट किया हमने कितने का? इंपोर्ट जो किया है वो किया है, सॉरी, इंपोर्ट किया है 59.07 बिलियन का, 59.07 बिलियन का। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है, 18.69 बिलियन का। तब भी हम जो ट्रेड डेफिसिट में है, जबकि हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया किसी एक महीने में अब तक का, ठीक है, तब भी हम डेफिसिट में हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दो हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने इंपोर्ट को कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा आपको पता है क्रूड ऑयल ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी फॉर्म्स अ पैनल टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो सेबी ने एक पैनल फॉर्म किया है, किसको स्ट्रेंथन करने के लिए? स्टॉक एक्सचेंज के गवर्नेंस को, ठीक है, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अभी एक केस हुआ था एनएससी का, आपको पता होगा, एनएससी का जो है स्पेकुलेशन केस हुआ था, आप जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसमें एक जो है मैडम थी, वो कहा जाता था एनएससी की पूर्व डायरेक्टर थी, तो कहते थे कि उनके जो डिसीजंस थे वो एडवाइस पे किसके डिपेंड थे? कोई हिमालयन योगी था, उसके उस पर वो सारी चीज़ें डिपेंड थी। तो उसको जो है समन भी किया गया, सारी चीज़ें आप देखेंगे, बहुत भयंकर वाला केस था। और उसमें लगभग कई 100 बिलियन का जो घोटाला माना जा रहा है, ठीक है। 6 मेंबर कमेटी विल बी चेयर्ड बाई, तो ये जो पैनल बना रहा है 6 मेंबर का होगा, इसको जी महालिंगम, फॉर्मर होल टाइम मेंबर सेबी के रह चुके हैं, ये चेयर करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारा पीडीएफ प्रोग्राम आपको पता ही है, पीडीएफ प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं @ 250 रुपीज़ ऑनली। हमारे नंबर 7827530282 पे आप पेटीएम 282 पे आप पेटीएम या फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।